जी थोड़ा सा शाबाश। वो गीला है, ऑलरेडी गीला है, लगता है बड़े अरसे का यूज़ हुआ है। चलो खैर बिस्मिल्लाह करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर होती है ना, वो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। अच्छा, इसके अंदर 3 किस्म के हमारे पास सर्चेज होती हैं, सही है। इसके अंदर अमूमन हमारे पास 3 किस्म की सर्चेज होती हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 3 किस्म की सर्चेज होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है एडिटोरियल, ठीक है ना, एक होती है पेड। अब इसमें फ़र्क क्या है हमारे पास, सबसे बुनियादी चीज़ इसके अंदर वो ये चीज़ है हमारे पास, ये दो सर्च इंजन। ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म इज़ अ सर्च इंजन, ठीक है। चाहे वो हमारे पास फेसबुक है, चाहे वो हमारे पास याहू है, येंडेक्स है, ask.com है, लिंक्डइन है, टिकटॉक है, गूगल है। ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म इज़ अ सर्च इंजन। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने इस तरह करना होता है कि अपने कंटेंट को हम लोगों ने अब सर्च इंजन के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन करनी होती है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब ये कि उसके साथ उसको जोड़ना होता है ताकि हमारा कंटेंट रैंक कर जाए। अब वो रैंक किस तरीके से करेगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर फिर इसके अंदर 4 चीज़ें कीवर्ड्स में बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। 4 चीज़ें, एक हमारे पास होता है सर्च रिज़ल्ट, ठीक है, नंबर 1। दूसरा हमारे पास आता है CPC या CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक। तीसरा हमारे पास आता है CTR कॉस्ट टू CTC कॉस्ट टू क्लिक, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्या कहते हैं उसे, ये SEO डिफ़िकल्टी। यार ये तुम लोग नज़र आ भी रहा है कि नहीं? हाँ, एक मिनट यार, SEO डिफ़िकल्टी, ठीक है, SEO डिफ़िकल्ट। अब ये समझाता हूँ ये क्या चीज़ होता है। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास सर्च रिज़ल्ट। सर्च रिज़ल्ट क्या होता है, मिसाल के तौर पर कोई भी हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो गूगल है, चाहे वो, मोस्टली हम लोग गूगल को लेते हैं, ठीक है ना। मैं एक प्लेटफॉर्म की आप लोगों को मिसाल दे दूँगा, बाकी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड है मेरे पास, हम लोग कुछ भी ले रहे थे, मिसाल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं फेसबुक, ठीक है। तो मैं ये देखता हूँ कि इस फेसबुक को कितने लोगों ने एक दिन के अंदर उस वर्ड को सर्च किया है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए टूल्स होते हैं, टूल्स भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पर इस एक कीवर्ड को मिसाल के तौर पर 70,000 लोगों ने सर्च किया है, ठीक है। तो अभी अगर ये वाला कीवर्ड मैं अपनी कंटेंट में यूज़ करूँगा तो मेरे कंटेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी लोग फेसबुक को लिखेंगे तो मेरा भी ब्लॉग का रैंक होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन इसके अंदर एक और भी बात है, अगर ये 70,000 लोग यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब ये कि 70,000 लोग कंटेंट इसका बना रहे हैं इस कीवर्ड का, ठीक है। अभी मुझसे पहले भी लोगों ने कंटेंट बनाया होगा, तो ऑलरेडी मेरा ब्लॉग नीचे चला गया। अब मैंने क्या करना है, मैं कोशिश ये करूँगा कि जिसकी क्वांटिटी कम हो, सर्च रिज़ल्ट में जिसकी क्वांटिटी कम हो, जितनी ज़्यादा मेरे पास क्वांटिटी कम होगी उतने बेहतर चांस होंगे मेरे ब्लॉग के रैंक करने में।
अगर ये 70,000 है ना, तब मिसाल के तौर पर ये 70,000 है तो ये 7,000 होना चाहिए, ये 5,000 होना चाहिए, 6,000 होना चाहिए, तब मेरा गूगल पे कंटेंट रैंक करेगा। दोबारा मैं बताता हूँ। ऐसे तो लोग फिर कम सर्च करेंगे ना। हाँ, ये रैंक होने में रैंक होने में नहीं, कम सर्च नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अभी अगर मिसाल के तौर पर ये फेसबुक कीवर्ड है ना, फेसबुक कीवर्ड है, ये 70,000 लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये कि अगर मैं अपना कंटेंट जब अपलोड करूँगा ना, तो वो पेजेस में एंड पे पड़ा होगा, वो फ्रंट पेज पे आपके पास नहीं आएगा। गूगल का जो फर्स्ट फ्रंट पेज होता है ना, उस पे नहीं आएगा। सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इसका मतलब सर्च रिजल्ट 7,000 होगा, हाँ, आप उस पर कोई कंटेंट बनाएंगे तो मतलब वही 7,000 लोग रोजाना सर्च। अब ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल। अब हमने इसके साथ एक ट्रिक खेलनी है। हम लोगों ने एक कीवर्ड नहीं सर्च करना, फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके साथ ये ट्रिक, ये टेक्निकल खेलना है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 टोटल कीवर्ड है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं ऐसे करूँगा कि दो या 3 ऐसे कीवर्ड्स लूँगा जिसका सर्च रिज़ल्ट ज़्यादा हो, ठीक है, और बाकी 2 कीवर्ड्स मैं इस तरह लूँगा जिसका सर्च रिज़ल्ट कम हो। जब जिसका सर्च रिज़ल्ट ज़्यादा होगा ना, उसकी वजह से मेरा जब लोगों के सर्च इंजन में मेरा कंटेंट आ जाएगा, और जिसका सर्च रिज़ल्ट कम होगा ना, उसकी वजह से मेरा कंटेंट फ्रंट पेज पे आ जाएगा। अब समझ आ गई आप सबको? मैं उम्मीद, खैर अभी आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं इसको, मज़ीद खोलते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको अभी खुद करके भी बताता हूँ, ठीक है, खुद करके भी बताता हूँ। ये हो गया सर्च रिजल्ट। दूसरी चीज़ मेरे पास आती है कॉस्ट पर क्लिक। मिसाल कॉस्ट पर क्लिक हमारे पास क्या चीज़ होता है? कॉस्ट पर क्लिक होता है कितने लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है। जितने ज़्यादा लोग क्लिक करते हैं कॉस्ट कम हो जाती है, जितने ज़्यादा लोग क्लिक नहीं करते, कम क्लिक करते हैं, उतनी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट पर क्लिक सिर्फ कंटेंट में नहीं होता, अच्छा एसईओ में, ये आपके एड्स में भी होता है, आपके कंटेंट में भी होता है, आपके ब्लॉग्स में भी होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या करना होता है, जितना ज़्यादा कॉस्ट पर क्लिक कम होगा, ठीक है ना, उतना मेरे लिए ये फ़ायदेमंद होगा, उतना मुझे ये सस्ता पड़ेगा एड्स में, ठीक है, उतना मुझे ये सस्ता पड़ेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान इसका क्या है? नुकसान इसका ये है कि जब हम लोग कंटेंट लिखते हैं तो अमूमन हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादातर लोग जो ब्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉग्स अपने लिए लिखते हैं, उसकी ये कोशिश होती है कि मेरे कंटेंट पे मुझे ज़्यादा रुपए मिले, ऐड रेवेन्यू मेरा ज़्यादा जनरेट हो, ठीक है। ऐड रेवेन्यू के जनरेट होने के लिए हमें कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर हमें सर्च रिज़ल्ट चाहिए, हम चाहते हैं कि यार मेरे कंटेंट को ज़्यादातर लोग क्लिक करें और ज़्यादा ट्रैफिक इस पे आए, फिर हमें कॉस्ट पर क्लिक कम रखना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा मैं बताता हूँ, दोबारा देखो कॉस्ट पर क्लिक क्या चीज़ है। देखो कॉस्ट पर क्लिक ये होता है कि जितने ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे इस पर, उतना रेट कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 100 बंदा एक कंटेंट पे क्लिक कर रहा है तो उसका रेट 10 रुपये तक आ गया। अगर 1000 बंदा कर रहा है तो एकदम से 10 से 1 रुपये पे आ गया, ठीक है। इसका नुकसान कहाँ होता है? नुकसान हमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ ना, ठीक है ना, मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे एक कंटेंट को 1000 बंदा क्लिक करता है तो मुझे तो 1 रुपये मिलेगा ना, ठीक है। ऐड रेवेन्यू जो मुझे मिलेगा वो जो उसका जो मुझे इनकम अर्निंग्स मिलेंगी वो मुझे 1 रुपये। लेकिन फ़ायदा किधर होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब मैं ऐड लगाऊंगा ना, एडवर्टाइजमेंट, उसमें मुझे कॉस्ट पर क्लिक जितना कम होगा ना, उतना ज़्यादा अमाउंट में लोगों तक मेरा कंटेंट जाएगा। और ये कॉस्ट पर क्लिक सिर्फ गूगल में नहीं, आप जब फेसबुक में ऐड लगाते हैं, आप लोग जब लिंक्डइन में ऐड लगाते हैं, उसके अंदर भी आपको ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपका कॉस्ट पर क्लिक कम से कम हो। तो जितना ज़्यादा कम होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ऐड जाएगी। तो अमूमन आप जब ऐड के नज़रिए से आप जब कंटेंट बनाओ तो इस चीज़ को आप लोग मद्देनज़र रखो कि इसका कॉस्ट पर क्लिक कम हो। लेकिन जब अर्निंग के लिए बनाओगे तो फिर अगर ज़्यादा भी हो तो इट डज़ंट मैटर, ठीक है ना। फिर आप लोगों ने क्या करना है? फिर आप लोगों ने सर्च रिज़ल्ट है उसको फोकस करना है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल आप थोड़ा सा जा रहा हूँ, चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता। तीसरी चीज़ मेरे पास आती है क्लिक थ्रू रेट भी इसको हम लोग कह सकते हैं, या क्लिक थ्रू लिंक भी इसको हम लोग कह सकते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम से, ठीक है ना। क्लिक थ्रू रेट हमारे पास भी यही होता है। एक होता है
कॉस्ट पर क्लिक था, क्लिक तो अब लोगों ने कर दिया, लेकिन थ्रू रेट हमारे पास क्या है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। एवरेज व्यू ड्यूरेशन लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे लिख एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है। एवरेज व्यू ड्यूरेशन वीडियोस में भी समझाता हूँ, कंटेंट में भी बताता हूँ। अच्छा, वीडियोस के अंदर हमारे पास 3 किस्म की चीज़ें होती हैं, 3 सेक, 5 सेक एंड 1 मिनट, ठीक है। और कंटेंट में क्या होता है कि कितना कंटेंट आपका लोगों ने देखा है। क्लिक थ्रू रेट जो होता है ना, दैट्स योर कंटेंट, कि वो कितना अंदर थ्रू तक गया है। जितना ज़्यादा आपके कंटेंट में इंडल्ज करेगा उतना बेहतर हमारे पास क्लिक थ्रू रेट आएगा, और जितना वो कम इंडल्ज करेगा आपके कंटेंट में उतना हमें वो महंगा पड़ जाएगा। तो हम लोग ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हमें महंगा पड़े। वीडियोस के अंदर क्या होता है, वीडियोस के अंदर भी क्लिक थ्रू रेट होता है। या आप लोग अगर जिसने फेसबुक पे एड्स लगाए हो ना, तो एक एप्लीकेशन है फेसबुक वालों की, उसका नाम है मेटा एड्स मैनेजर, वो डाउनलोड कर लें, अपने एड्स आप लोग देख लें, ठीक है। उस एड्स में आप लोग देखें, वहाँ पे CTR भी लिखा होगा, क्लिक थ्रू रेट भी लिखा होगा, ठीक है। उसमें देखें कि मुझे ये क्लिक थ्रू रेट कितना पड़ा है, उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि मेरी वीडियो या मेरा जो कंटेंट है कितने लोगों ने शौक़ से देखा है, ठीक है। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा कंटेंट जो है कितना इंटरेस्टिंग है और कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं। और ये रेट जितना कम होगा, क्लिक थ्रू रेट, उतना मुझे फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना मुझे नुकसान हो जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ मेरे पास आती है वो है SEO डिफ़िकल्टी। SEO डिफ़िकल्टी की हमारे पास क्या चीज़ है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये ऊपर सजेस्ट में, इसमें ये होता है कि जितना हायर नंबर हो उतनी SEO डिफ़िकल्टी आपकी ईजी रहेगी, अच्छा। और जितना लोअर द नंबर हो उतनी SEO डिफ़िकल्टी आपकी बढ़ जाएगी, हायर द नंबर। SEO डिफ़िकल्टी इस तरह होती है कि आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपके कीवर्ड्स जो आप लोग सर्च कर रहे हो वो इस तरीके के कीवर्ड्स हों ताकि आपका जो कंटेंट है वो रैंक कर जाए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि ना आप लोगों ने बिल्कुल हायर द नंबर लेकर और 10-15 हज़ार का सर्च रिज़ल्ट हो, हर एक इस तरह का कीवर्ड ले लिया, तो आपके ब्लॉग के फर्स्ट पेज पर रैंक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो तो आपके साथ और लोग भी यूज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अगर 10,000 बंदे ने अगर एक कीवर्ड लिखा है तो 10,000 में आप भी शामिल हो गए हो, ठीक है ना। तो जिस तरह वो उन्होंने लिखा है तो आप भी लिख रहे हो, तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं फर्स्ट पेज पर रैंक होने की। लेकिन जितना ज़्यादा आपने फिर क्या करना होता है, इसके अंदर 1 या 2 मैक्सिमम आपने जो सर्च रिज़ल्ट जो होता है जिसका कीवर्ड का वो यूज़ करने होते हैं। बाकी इस तरह की यूज़ के जिसका सर्च रिज़ल्ट कम हो, ताकि रैंक भी हो जाए मेरा और मेरा कंटेंट पब्लिश भी हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अच्छा, इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास आती है, उसको हम लोग कहते हैं नीड ऑफ SEO। अमूमन नीड ऑफ SEO क्या होती है, मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बताया था, किसको याद हो तो। नीड ऑफ SEO हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जी? वीडियो को या ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़े, इसका और कोई किस तरह का ख़ास काम नहीं है। नीड ऑफ SEO बस मेनली यही होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आपके सर्च रिज़ल्ट में आ जाए, उसके साथ मैच कर जाए। अमूमन इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स सबसे बेहतरीन साइट इसके लिए होती है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स सबसे बेहतरीन साइट है, इंशाल्लाह मैं आपको बता भी दूंगा। गूगल ट्रेंड के अंदर हम लोग कोई भी कीवर्ड आप लोग लिखें ना, तो वो आपको हर दिन के हिसाब से आपको 3 महीने का डेटा देता है, 3 महीने का डेटा दे देता है। आप उसका सारा जो CVS एक्सेल फॉर्म में सारा को डाउनलोड करके अपने पास देख सकते हैं। शहर के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं किस शहर में ये SEO ये कीवर्ड जो है ये कितना रैंक कर रहा है मेरे पास, ठीक है। और उससे आप लोग अपने उन कीवर्ड्स को अपने शहर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी एक कीवर्ड है, वो पेशावर शहर में उसकी SEO कम होगी, लेकिन और शहरों में उसकी SEO ज़्यादा होगी। अब मुझे किस तरह पता चलेगा, मुझे इस तरह पता चलेगा कि मैं गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करूँगा। जितना ज़्यादा आप लोग इन SEO को, इन कीवर्ड्स को अपने एड्स में और अपने कंटेंट में इस्तेमाल करेंगे ना, उतनी बेहतर आप लोगों की सर्च रिज़ल्ट
हो जाएगा। इसी तरह आप लोग अपने जो टाइटल डिस्क्रिप्शंस होता है, जो कंटेंट होता है, उसके अंदर भी आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है। एक और चीज़ थी, अच्छा ये भी हो गया। अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ आती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि अच्छा मार्केट शेयर के बारे में मैंने आप सबको बताया था, अगर किसको याद हो तो। SEO मार्केट शेयर, किसको याद है? SEO मार्केट शेयर। SEO मार्केट शेयर हम लोग क्या चीज़ है ये, कि कहाँ पे यूज़ होता है? हम लोग मार्केट देखते होते हैं ना, हर किसके ज़्यादा शेयर्स हैं, किसके ज़्यादा शेयर्स। हम लोग ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर मार्केट शेयर, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है फलां प्लेटफॉर्म की, जितनी ज़्यादा इसकी मार्केट वैल्यू होगी उतने हमारे लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हम लोग उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोगों ने क्लाइंट का पैसा डुबाना नहीं होता। ठीक, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो प्लेटफॉर्म उसकी मार्केट वैल्यू है उसी को हमने इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, और उसी पे हम लोगों ने आगे उसके कंटेंट को हम लोगों ने पब्लिश करना है। ठीक है, और अमूमन हम लोग इसमें गलती यही कर जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि नहीं यार इसके लिए फ़लाँ प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म की मार्केट वैल्यू नहीं होती। उसमें मेहनत तो हो जाती है हमारी, लेकिन वो मेहनत ज़ाया चली जाती है। एक चीज़, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ टूल्स मैंने आपको बताए थे। अच्छा, एक और चीज़ आज मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, वो क्या है हमारे पास, वो ये है कि SEO स्ट्रेटजी। SEO स्ट्रेटजी हमारे पास क्या चीज़ होती है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, कैरेक्टराइज द कीवर्ड्स। जब भी आप कोई कंटेंट या ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है ना, या आप लोगों ने कोई ऐड लगानी है, ठीक है ना, फेसबुक पे या इंस्टा पे या गूगल एडवर्ड्स पे आप लोगों ने कोई भी ऐड लगानी है, आप लोगों ने हमेशा कीवर्ड्स कैरेक्टराइज कर देने हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐड लगा रहा हूँ रियल एस्टेट की, मैंने ब्लू वर्ल्ड इस्लामाबाद में एक रियल एस्टेट एजेंसी है, उसका नाम है ब्लू वर्ल्ड, ठीक है, और उसकी मैंने ऐड लगानी, तो उसके मुताबिक मैंने ये भी देखना है कि मैंने किस शहर में लगानी है। ज़मीन इस्लामाबाद है, मैंने पेशावर में ऐड लगानी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। गूगल ट्रेंड्स में मैं जो सिटीज़ होती हैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने उसमें सेलेक्ट कर दी पेशावर। अब मैं वहाँ पे लिखता हूँ पेशावर, मैंने लिख लिया, फिर उसके पेशावर सेलेक्ट करके फिर उसके बाद मैंने कीवर्ड वहाँ पे लिखूँगा रियल एस्टेट, ठीक है ना, या ब्लू वर्ड मैंने लिख दूँगा, या कोई इस तरह उससे मिलता जुलता जो भी कीवर्ड होता है वो मैंने लिख के, और उसकी सर्च रिज़ल्ट और क्लिक थ्रू रेट ये दोनों मैंने अपने पास ले लेनी है। फिर उन कीवर्ड्स को मैंने अपने कंटेंट में और अपने ब्लॉग में इस्तेमाल करना। सबसे पहली चीज़ मेरे पास आती है वो स्ट्रेटजी में, तो वो आती है कि कैरेक्टराइज्ड दी कीवर्ड्स, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, डिफाइंड कंपटीटर्स। कंपटीटर्स क्या चीज़ होती है हमारे पास, गूगल ट्रेंड्स के अंदर अमूमन हमारे पास दो किस्म की चीज़ें आती है। एक आपने कीवर्ड लिखा, एक उसके आगे एक और टैब होता है, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ अगर मेरे पास हो तो, मैंने खोला भी होगा यहाँ पे। ये एक मिनट, ये देखें, अगर ये आपको नज़र आ रहा हो ना यहाँ पे, ये इधर, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड लिख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कंपटीटर्स, ठीक है ना, और अपने कीवर्ड को उसके कंपटीटर के साथ मैंने मैच करना है कि ये इसके दोनों की रैंकिंग मेरे पास क्या है, ठीक है, और फिर उसके साथ मैंने उसका मुआवजा करना है। आप देख लें, अंदर देख लें, कोई चेयर अगर पड़ी हो, चेयर अगर पड़ी हो वो उठा लें, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सर्च, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया है ना, मतलब मिसाल के तौर पर फैशन डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पे क्लोथ्स मैंने देखा है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ ना,
तो ये मुझे 2 लाइंस बता रहा है, ठीक है ना, एक रेड बता रहा है, एक ब्लू बता रही है। जो ब्लू वाली है ना, दैट्स द फैशन डिज़ाइनिंग का कीवर्ड है। और दूसरा जो यहाँ पे ये जो रेड लाइन यहाँ पे बता रहे हैं ना, इसका जो ट्रेंड बता रहा है, ये मेरे पास क्लोथ्स का कीवर्ड्स है। तो ये दोनों का मुझे मुआवजा करके बता रहा है कि कौन सा कीवर्ड मेरे पास ज़्यादा ट्रेंडिंग रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ, यहाँ पे देखें सिटीज़ है मेरे पास, मुख्तलिफ सबको नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सिटीज़ है, मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी है मेरे पास, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है मेरे पास, इस्लामाबाद है, आज़ाद कश्मीर। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर मज़ीद भी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन कर सकता हूँ, यानी कि अगर ये सूबे बता रहा है ना, सूबे में से मैं मज़ीद शहर अपने सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से शहर में कौन सा कीवर्ड मेरे पास ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। फिर उसमें से मज़ीद जूस निकाल के उसका, और फिर दोनों को मैंने देखना है कि कौन सा कीवर्ड मेरे पास ज़्यादा बेहतर काम करेगा, उस कीवर्ड को मैंने अपने लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो डिफ़ाइन योर कंपटीटर्स, ये दूसरी चीज़ हो गई, डिफ़ाइन कंपटीटर्स, ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। एक और चीज़ यहाँ पे मेरे पास आती है, कहाँ गया मेरा पीपीटी, मेरी कहाँ गई ये, अच्छा, चौथी चीज़ मेरे पास आती है वो है प्रायोरिटाइज एंड समराइज़। मतलब क्या है इसका, कि आपने अब कीवर्ड्स आपने ऑर्गेनाइज्ड कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 5 कीवर्ड्स लिए जिसकी CTR और सर्च रिज़ल्ट अच्छा है। फिर उसके साथ आपने उन्हीं कीवर्ड्स के कंपटीटर्स आपने देख लिए, ठीक है ना, उनको भी आपने लिख लिया अपने पास। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर से आपने आपने देनी है तरजीहात कि यार मेरा कौन सा कीवर्ड जो है उसका ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आएगा, उसको आपने उसको रखना है प्रायोरिटी बेस पर, ठीक है ना। और फिर इन 10 कीवर्ड्स का आपने एक समरी निकालनी है, ये कि 10 में से मज़ीद आपने 5 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और उन 5 को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आता है कि SEO रिकमेंडेशन, यानी कि ये मेरे पास तकरीबन 3 चीज़ें आ गई। ये मैंने एक छोटा सा वो बनाया हुआ है आपके लिए, ये मैं आज ही आपको इंशाल्लाह से शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये मेरे पास 3 चीज़ें यहाँ पे आ गई, प्लान, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है ये इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उसके बाद मेरे पास आता है एक्सेस, रिज़ल्ट। 3 चीज़ें आ गई। प्लान क्रिएट किया, जो प्लान हम क्रिएट करते हैं ना, उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास कीवर्ड्स आ गया, ठीक है ना। कीवर्ड्स आ गए, कीवर्ड्स हम लोगों ने गूगल वर्ड्स में से ट्रेंड में से देख लिए। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने 5 मिसाल के तौर पर 5 कीवर्ड्स मैंने सेलेक्ट कर दिए। फिर इन्हीं 5 कीवर्ड्स का हम लोगों ने ले लेना है कंपटीटर, और फिर इन दोनों में से हम लोगों ने जो हमें ज़्यादा बेहतर लगे उसको प्रायोरिटी बेस पे हम लोगों ने इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। इस 10 में से मज़ीद मैंने 5 निकालने। उसके बाद हम लोगों ने इसको करना है इम्प्लीमेंट हमने कहाँ करना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई ऐड भी हो सकता है आपका, उसके अंदर भी ये कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो डिटेल टारगेटिंग के अंदर, या मिसाल के तौर पर किसी टाइटल या डिस्क्रिप्शन के अंदर, और या फिर ब्लॉग में भी आप लोग लिख सकती हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने एक्सेस द रिज़ल्ट करना है। अब ये जो चीज़ होती है, अगर आप मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक SEO कर रहे हो और आपने कोई ब्लॉग लिखना है तो इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर आप पेड SEO कर रहे हो, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने कोई ब्लॉग बनाया और उसको आप लोगों ने पेड कर दिया, तो वो आपको फ़ौरन ही रिज़ल्ट आपको बताना शुरू कर देता है कि आपका क्या CTR या फिर CPC और सर्च रिज़ल्ट आपका क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपको फ़ौरन आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ये जो हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उसे हैशटैग में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, हैशटैग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और अब तो मज़ीद भी इसके लिए वो आ गया, तो आप लोग इसमें कर सकते हैं।
यानी कि ये तो वही कीवर्ड्स हो गए ना जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन मोर? सर टैग और कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है? टैग और कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है? टैग्स जो होते हैं ना अमूमन हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जब हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट को, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आसान करके समझा देता कि सबको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अभी मैंने क्या करना है कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है या फिर गवर्नमेंट का इदारा है, वो क्या करता है कि मेरी ये वीडियो और इसके तहत जितनी भी वीडियोस बने ये सारी एक जगह पे जमा हो जाएं, तो वो एक हैशटैग बना देता है। मिसाल के तौर पर हैशटैग पाकिस्तान, ठीक है ना। 14 अगस्त आ रही है और 14 अगस्त के लिए गवर्नमेंट ने एक हैशटैग मुकर्रर कर दिया, हैशटैग पाकिस्तान। तो वो हैशटैग जो भी लिखेगा ना, तो उस सर्च इंजन में जो भी हैशटैग पाकिस्तान लिखेगा, तो हैशटैग पाकिस्तान के तहत जितनी भी वीडियोस होंगी ना सारी एक ही जगह पे आ जाएंगी, एक ही कैटेगरीज में आ जाएंगी। फिर उसके अंदर ये भी होता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी वीडियोस ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है तो उस हैशटैग में आपकी वीडियो ट्रेंड कर जाएगी, वो टॉप पे चली जाएगी। हैशटैग का ये फ़ायदा होता है। अभी अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों का उसमें अकाउंट है कि नहीं, ये जिसमें हैशटैग ट्रेंडिंग कहते हैं, ट्विटर अकाउंट, ठीक है ना। तो ट्विटर अकाउंट में जब आप लोग एक्सप्लोर में जाते हो ना तो वहाँ पे हैशटैग होता है, पहले 5 जिस पे क्लिक करोगे ना तो उसके तहत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं। एक तो ये तो आसान भी हो जाता है कि मैं सारा कंटेंट देख लेता हूँ। फिर उसके अंदर ये होता है कि अगर आपका कंटेंट ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है ना तो वो उस हैशटैग में ट्रेंड पे चला जाता है, टॉप पे आ जाता है, ठीक है। तो हैशटैग जस्ट लाइक ये जो सर्च इंजन है इसकी मिसाल समंदर की है, और हैशटैग उसको की मिसाल जो है ना इसकी मैं इस तरह दूंगा कि प्याला होता है, तो प्याले के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेना तो सब पानी उसके अंदर कंटेंट होता है। हैशटैग का ये फ़र्क होता है। और जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड क्या चीज़ है? कीवर्ड अमूमन ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई भी ट्रेंडिंग कीवर्ड हो आपके पास, 5-6 कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट कर रहे हो, वो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लग दिए, ठीक है ना। ये भी हैशटैग की मैं बात नहीं कर रहा, आपने कोई हैशटैग आपने मिसाल के तौर पर नहीं रखा, लेकिन अगर आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर दिए, अब उसके नियर भी अगर कोई सर्च इंजन में सर्च करेगा ना तो आपका कंटेंट पहले शो होगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हैशटैग एंड कीवर्ड। कभी-कभी कंटेंट अच्छा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी वो ट्रेंड कर रहा होता है, हर वीडियो ट्रेंड कर रही होती है उसकी, ना वो ऐसा कोई उस पे पेड वो करता है, प्रमोशन करता है। सर ये इसका क्या था? इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर एक चीज़ कीवर्ड के थ्रू ही ट्रेंड करे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें जो एल्गोरिथम्स होता है उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एक्चुअली फेसबुक डिज़ाइन इस तरीके से किया गया ना कि फेसबुक के अंदर 90% नेगेटिव न्यूज़ ट्रेंड करती है, 90%, 10% जो पॉजिटिव न्यूज़ होती है वो ट्रेंड करती है। अब ऐसी वीडियोस जो बिल्कुल उसमें कोई कीवर्ड्स वगैरह नहीं है और फिर भी वो ट्रेंड कर रही है ना, तो उसकी ये भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि वो एक क्लिक जो होता है ना आपका, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सबसे बड़ी वजह किसी भी ऐसी तैसी वीडियोस का ट्रेंड करने की सबसे बड़ी वजह कोई इन्फ्लुएंसर उसको शेयर कर देता है। कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा ना, उसने एक दफ़ा शेयर कर दिया ना तो वो ट्रेंड कर गई। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। पेशावर का एक लड़का महमूद ख़ान उसका नाम है, उसकी टिकटॉक की एक वीडियो थी, 15-16 मिलियन उस पर व्यूज़ आए थे। अब वो 15-16 मिलियन व्यूज़ किस तरीके से आई हैं? तैमूर झगड़ा ने उसकी वीडियो ट्विटर पे शेयर कर दी, उसका लिंक शेयर कर दिया। अब वो तैमूर झगड़ा चूँकि खुद बड़ा इन्फ्लुएंसर है और टिकटॉक जो ट्विटर है उस पर भी उसको ब्लू टिक मिला हुआ है, सियासी बंदा है ना वो, लाखों उसके हैं बंदे, तो वो एक शेयर से, एक इन्फ्लुएंसर के शेयर से उसकी वीडियो ट्रेंड कर गई। दैट्स द फिगर। जिसके मिसाल के तौर पर वीडियो पे कोई टाइटल हो, कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, कोई कीवर्ड ना हो, तो उसके ट्रेंड करने की असल वजह क्या होती है? कोई इन्फ्लुएंसर उसको शेयर कर। मिसाल के तौर पर पहले एक वीडियो शेयर हुई थी दाना नीर की, वो पार्टी हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? यशराज मुखाटे। उसके कितने वो हैं? तकरीबन 4 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं, 4 के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये वजह होती है किसी भी ऐसी तैसी वीडियो का ट्रेंड करना।
जी 75-80 मिलियन यूजर्स अभी शायद हो गए हो, आई थिंक सो, मैंने नहीं इसको देखा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है, जिस पे कुछ भी ना हो और वो ट्रेंड कर जाए, कोई ना कोई पीछे उसको बैक सपोर्ट उसको देता है और वो उसको शेयर कर देता है, तो उस वजह से वो ट्रेंड कर जाती है वो जो ब्लॉग। लेकिन इस तरह की चीज़ें अमूमन इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, ये ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा बेहतर होती है। वायरल हो जाना ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, वो एक वीडियो तो वायरल हो जाती है, अब वो पीछे उसी तरह की वीडियोस भी अगर बनानी शुरू कर देना, दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ आपका नीचे गिरता जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक रीच के अंदर, ऑर्गेनिक एसईओ के अंदर जो होता है ना, इट इज़ स्लो लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो बेस लाइन से ऊपर जाती है, ठीक है ना। और पेड के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है हमारे पास, पेड एसईओ के अंदर। पेड एसईओ के अंदर हमें ये दो चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत सस्ती पड़ती हैं। और क्लाइंट आपसे, क्योंकि आप लोग मिसाल के तौर पर अगर अब आपको एक क्लाइंट मिल जाता है, आपको कहते हैं यार मेरे लिए एक ऐड लगा दो, ठीक है ना, यूके का एक क्लाइंट मिल गया, अमेरिका का एक क्लाइंट मिल गया है, तो वो तो रिज़ल्ट आपसे चाहेगा ना, वो तो आपको कहेगा कि यार मिसाल के तौर पर मेरे पास $1000 है, $2000 है, $10,000 है, ये लो ऐड लगाओ। तो आपने उसको क्या करके देना है, आपने उसकी ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करना है कि ये CTR और CPC ये कम हो और उसका कंटेंट जानदार हो। जब वो रिज़ल्ट्स देखेगा और ज़्यादातर लोगों तक उसकी जाएगी तो उसको सेल्स कन्वर्जन अच्छी मिलेगी। इसको हम लोग कहते हैं फुल स्टैक मार्केटिंग। फुल स्टैक का नाम सुना है आपने, ज़रा सर्च कर लेना आप। खैर ये भी आपके कोर्स में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। इसका हम लोग कहते हैं फुल स्टैक मार्केटिंग, सॉरी, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, इसके अंदर हम लोग बनाते हैं सेल्स फनल, ठीक है, सेल्स फनल बनाता है। सेल्स फनल में हमारे पास यही होता है, कंटेंट बनाना, कंटेंट से पहले हम लोग बनाते कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट स्ट्रेटजी हमने बनाई, फिर कंटेंट बनाया, फिर उसकी एसईओ हम लोगों ने की, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके ऐड लगाया, फिर ऐड लगाने के बाद हमें कन्वर्जन आई। अब वो कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है ना, वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन एसईओ। अगर आपकी एसईओ अच्छी है और आपका CTR CPC रेट अच्छा है, बेहतर रिजल्ट्स देगा और बेहतर सेल्स कन्वर्जन आएगी। तो मार्केटर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो फैक्ट्स एंड जो फिगर्स होते हैं ना, उसको देख के चले, ठीक है। तो और किसी का कोई सवाल हो तो पूछे यार। सर फर्स्ट टाइम हमारा कंटेंट भी सही होता है, जितना भी हमारे कॉस्ट पर लगते हैं कि सब कुछ जितना रिजल्ट है ये भी सही है, लेकिन फिर भी हमारी जो कंटेंट है वो रैंक नहीं कर रहा। तो जो क्वांटिटी होती है उसको भी देखा जाता है ना। अभी मिसाल के तौर पर, अभी जैसे मैंने आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल दी थी अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप होल सेल में अकाउंट अपना खोलते हो, ठीक है, होल सेल में आपने अपना अकाउंट खोला, आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उसकी जो होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए तो $2500, $3000, $4000 चाहिए होती है। लेकिन एक और होल सेल अकाउंट है, उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और जिस पे स्टाफ जो है 300-400 का बैठा हुआ है, तो उस पर डेली काम कर रहे हैं, बल्कि पर आवर के हिसाब से काम कर रहे हैं। और आप काम कर रही हो उस पर दिन के अंदर एक काम कर रही हो, तो उनकी स्पीड ज़्यादा, तो इसलिए उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा जल्दी रैंक होगा। तो फिर आपको इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया करोगी, कुछ नया कंटेंट बनाओगे और कुछ ऐसे कीवर्ड सर्च करोगी कि जिसका सर्च रिज़ल्ट बाज़ में ज़्यादा हो, बाज़ में कम हो, और कंटेंट की क्वांटिटी को फिर ज़्यादा आप कर दोगी। ब्लॉग्स में, वीडियोज़ में फिर थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है ब्लॉग्स के अंदर। अच्छा, ब्लॉग्स के अंदर और एनीथिंग और कुछ सवाल हो किसका पूछे। नहीं समझ आई, क्या कह रही हैं आप मैम? अच्छा, डिफाइन कंपटीशन, अच्छा ये मैं दोबारा बताता हूँ। अच्छा ठीक है, बल्कि ये मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, इधर आप लोग देखें, ये मैंने दो यहाँ पे आपके सामने टैग सर्च किए हुए, कीवर्ड सर्च किए। एक है फैशन डिज़ाइन, ठीक है, एक है मेरे पास फैशन डिज़ाइन। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें ना इस तरफ, तो और दूसरा मैंने इसके साथ कंपैरिजन में मैंने इसके साथ ऐड किया हुआ क्लोथ्स का, ठीक है।
और इधर अगर आप लोग आए ना तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि ये जो फैशन डिज़ाइन है ना उसका इसने ग्राफ में इसको विजुअलाइजेशन दी हुई है ब्लू कलर में, और जो क्लोज का जो कीवर्ड्स था उसको लाल उसमें दी हुई है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा इसका दिन के हिसाब से। अब ये मुझे बता रहा है 2 से 8 बता रहा है, अब ये 21 से 27 मई बता रहा है। तो फैशन डिज़ाइनिंग का अमूमन मेरे पास ये बता रहा है 4 में बता रहा है, और क्लोज का मेरे पास बता रहा है 78 में। ठीक है, अब मेरा जहन कहता है कि यार मैं किसको लूँगा। ठीक है, आज मैं इसको देखता हूँ तो फिर अब ऑब्वियसली मैं क्लोज को लूँगा, लेकिन नहीं, मैं इसके अंदर फिर क्या करूँगा, क्लोज के साथ फिर मैं फैशन डिज़ाइनिंग फिर मैं नहीं लिखूँगा। अगर ये 40-50 हो, 30-40 हो, 30-70 हो, ठीक है ना, या 30-80 हो तो भी ठीक है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ कोई ऐसा कीवर्ड लिखूँ जो इसके कंपटीटर में इतना ज़्यादा फ़र्क ना हो। अब ये 4 to 78 है, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं अमूमन 70-30, 30-60 इसमें मैं बात करूँगा, या 40 और 60 में मैं बात करूँगा, ताकि 10-20% का ही फ़र्क हो, इससे ज़्यादा फ़र्क ना हो। जब मैं ये कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अगर नीचे आऊँ ना, यहाँ पर, तो यहाँ पे मुझे सारे पाकिस्तान का बता रहा है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में सारे पाकिस्तान में कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मौजूद है। मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा खोल लेता हूँ, अच्छा सब्र करो, इसको मैं खोल लेता हूँ, इसको मैं सिटी के हिसाब से कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे मज़ीद इसने थोड़ा सा और भी कर दिया है। तो ये सारे पाकिस्तान में इस वक्त फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो है ना, मेरे पास सिर्फ ये कुछ सिटीज़ हैं जो जिसके मुझे ये बता रहा है। इसमें मैं मज़ीद भी थोड़ा सा सर्च आउट करूँगा और मैं मज़ीद देखूँगा कि किस सिटी के अंदर ये कीवर्ड ज़्यादा पॉपुलर है। अगर नहीं है पॉपुलर, इसको मैं स्किप करूँगा और कोई और कीवर्ड में लिखूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड काम है, लेकिन कंपटीटर्स को हम लोग जब सर्च करते हैं कोशिश करते हैं कि 10-20% से ज़्यादा फ़र्क ना हो। ठीक है, 10-20% से ज़्यादा फ़र्क ना हो। अगर ज़्यादा फ़र्क है तो अपने कीवर्ड को चेंज कर दें आप लोग। ठीक है, अच्छा ये हो गया। कुछ और है आपका सवाल तो पूछ सकते हैं आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, एनीथिंग मोर? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग एसईओ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। ठीक है ना, एसईओ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे मैंने यहाँ पे लिखा, ये स्लाइड इंशाल्लाह आज आपको मिल भी जाएगी। सबसे पहली चीज़ एसईओ के जो एडवांटेजेस है ना, वो आपकी ब्रांड अवेयरनेस है। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस है हम आपकी, इधर जगह ही नहीं है, चलो बस बोल लेता हूँ, छोड़ दो। ब्रांड अवेयरनेस यानी कि आपका जो भी ब्रांड है उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि जितना ज़्यादा आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और जितनी उसकी अच्छी एसईओ होगी, चांसेस ये हैं कि आपका ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर होता जाए। दूसरी इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस ये होती है कि इंक्रीज साइट यूजेबिलिटी। मतलब क्या? इंक्रीज़ योर साइट यूजेबिलिटी, आपकी साइट की, यानी कि आपका वेबसाइट कोई है तो उसकी वो इंक्रीज़ कर देता है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आए। जैसे इन्होंने कल एक बड़ा अच्छा इन्होंने वो बताया कि ये इस तरह की एक वेबसाइट बनाया जाए जिस पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, एक ऐसा ब्लॉग बनाना चाहते हैं। उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपके, एक ब्लॉग है आपका, उसमें मल्टीपल कीवर्ड्स यूज़ होंगे, तो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ होंगे और जितना मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट उस पर अपलोड होगा, तो हमारे पास चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारी साइट लोगों को ज़्यादा नज़र आए। ये हो गया इसका दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि चूँकि एसईओ हम लोग ऑर्गेनिक लेते हैं, ठीक है ना, फ्री लेते हैं हम लोग, फ्री में हम लोग करते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो जितना बेहतरीन एसईओ उसकी होगी, सर्च रिज़ल्ट, सीटीआर, सीपीसी रेट, ये जितना अच्छा होगा इसका, तो उतनी हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी, हमें वो कंटेंट हमें सस्ता पड़ जाएगा। कल को अगर हम लोग उसकी ऐड भी लगाएं ना, ऐड भी लगाएं, चूँकि हमारे पास उसका क्लिक थ्रू रेट
और CPC रेट हमारे पास कम होगा तो उसकी हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। एक और हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं ROI, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आती है इंक्रीज ट्रैफिक। ये तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, जितनी ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे उतनी ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगी, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। ये SEO की एडवांटेजेस हैं, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, ब्रांड अवेयरनेस है, फिर उसके बाद हमारे पास साइट का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र आना है। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। जितना ज़्यादा हमारी बेहतरीन SEO होगी उतने बेहतर चांसेस हैं कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, और जितना कम कॉस्ट होगा तो हमें ऐड में भी ज़्यादा अच्छा वो पड़ जाएगा, और साथ साथ हमारा क्या कहते हैं सही है जो पेड, अगर हम लोग उसी कंटेंट को पेड करते हैं उसमें भी हमें वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आती है इंक्रीज़ द ट्रैफिक और ROI। जितना ज़्यादा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास हमारी ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगी। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी उतनी हमारा अर्निंग के चांसेस, हमारे रेवेन्यू के चांसेस या हमारी सेल्स कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर 1000 लोग आ रहे हैं ना आपकी ब्लॉग पर, तो 1000 में से 10-15 इस तरह के लोग होंगे जो कि आपके लिए सेल्स कन्वर्जन के लिए बेहतर होंगे। और अगर 1000 लोग आ रहे हैं तो इसके अलावा फिर गूगल ख़ुद भी सजेस्ट करता है ताकि आपका ब्लॉग ऊपर जाए, ताकि हम लोग आपके ब्लॉग पर, गूगल आपके ब्लॉग पर वो एड्स चलाए और फिर उसकी भी आपको अर्निंग मिलती है। ये तो हो गया हमारे पास इसकी एडवांटेजेस। अच्छा, किस तरह नहीं समझ आई? इसको इस तरह करेंगे, देखो मैंने आपको अभी वो तो समझा दिया ना कि कीवर्ड किस तरह सर्च करते हैं। कुछ बच्चे नहीं हैं वो, उनको मैं बता दूंगा। कीवर्ड सर्च करना तो आपको आ गया ना, गूगल ट्रेंड है उस पर मैं गया, कीवर्ड मैंने सर्च किया ना, ठीक है ना। आपने मिसाल के तौर पर कोई भी एक कंटेंट, मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर है, मार्कर पे आपने कंटेंट लिखना है, ठीक है, 500 वर्ड्स का, ठीक है ना, या 200 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का। अब इसके लिए आपने, इस मार्कर के लिए आपने 10 कीवर्ड्स आपने सर्च कर लिए जिसका सर्च रिज़ल्ट और CPC अच्छा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, आपने अपने ब्लॉग पर और भी इस तरह के कंटेंट आपने अपलोड करने हैं और उसमें बेहतरीन किस्म की आपने SEO करनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, यानी कि लोगों तक पहुंचना, लोगों को मालूम होना कि यार ये भी एक ब्रांड है, ठीक है। किस तरह हम ये करें? ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाकर और अच्छी SEO करके, कंटेंट बनाना और SEO करना, यानी कि आपने उसमें कीवर्ड्स अच्छे यूज़ करने, ठीक है। और कीवर्ड्स के लिए यही 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है, ये मैं बहुत आसान करके आपको बता रहा हूँ। सर्च रिज़ल्ट होता है, CPC है और CTR रेट है, और इस तरह SEO डिफ़िकल्टी। इन नंबर्स को आपने देखना है, ठीक है ना, कि CTR रेट कम हो, उसका CPC रेट कम हो, सर्च रिज़ल्ट हो, लेकिन ऐसे भी कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसका सर्च रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा हाई हो, बाज़ ऐसे कीवर्ड्स हो जिसका सर्च जो उसमें जो भी आ रहा है आपके पास फिगर वो कम हो, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने कीवर्ड्स फाइंड करके उनको कंटेंट में अप्लाई करना है। जब आप कंटेंट में अप्लाई करेंगे तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है, बेहतरीन SEO करने के बाद। लेकिन एट द एंड जितना ज़्यादा आप कंटेंट बनाएंगे उतने आपके ब्रांड अवेयरनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, और कोई सवाल हो अच्छा से कोई पूछ सकता है। हम टाइटल में इस्तेमाल करते हैं या जो कंटेंट में वैसे तो अमूमन दोनों में होता है। आप जो टाइटल है उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो और जो डिस्क्रिप्शन है आपकी उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, जो भी आप ब्लॉग में कंटेंट लिखोगे, ठीक है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे ना तो उतने ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कोई सवाल हो किसका पूछ सकता है जी। सर ये लेक्चर जो आपने अभी दिया है, आप सिस्टम का परफॉर्म करके हमें दिखाएंगे। ठीक, सही है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको बता भी दूंगा। ये आप लोग मेरे ख्याल से आप न्यू आई ना आप, ठीक है।
अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने बताया भी था कि कीवर्ड किस तरह सर्च करते हैं जो पहले आए थे। खैर मैं आपको बता दूँ। और कुछ सवाल? हमारा जो कंटेंट हम ला रहे हैं हमसे पहले तो काफ़ी लोग कर चुके हैं और रैंक भी हो रहे हैं, तो बिगिनर्स कैसे उस लेवल तक जाएंगे कि हर मोबाइल के फर्स्ट पेज पे उनकी वीडियो है। अगेन आप लोगों के पास कोई इस तरह की तो चीज़ है नहीं कि आप लोग पेड भी लगाएं पैसे, ठीक है? पेड का चक्कर है ही नहीं ना, आप लोग अपने पे खुद हो। तो आप लोगों ने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है, कोई ऐसी चीज़ सोचनी है कि जो आपका कंटेंट मुनफरिद हो, और फिर आप लोगों ने मल्टीपल कंटेंट्स आपने अपलोड करना, बेहतरीन उसकी एसईओ करनी, चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, ये भी गलत है, ज़रूरी नहीं है। देखो मिसाल के तौर पर अवेयरनेस होगी ना, लेकिन वो अवेयरनेस किसी एक ख़ास इलाके में होगी। गूगल ट्रेंड्स में मैंने अभी आपको बताया ना, आप शहर के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है, किस शहर में कौन सा कीवर्ड ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मैंने कीवर्ड सर्च किया फैशन डिज़ाइनिंग, ओके, फैशन डिज़ाइनिंग मैंने सर्च कर दिया, मैंने अभी आपको बताया भी था। वो कीवर्ड पंजाब में ज़्यादा अच्छा होगा लेकिन केपी में कम होगा। मतलब क्या कि केपी की स्पेस आपके पास खाली है, ठीक है। अभी आपने ये जो बात की ना कि मतलब जितना भी अच्छा मैं कुछ कंटेंट सोचूं तो कोई ना कोई कर तो रहा होगा ना, लेकिन कोई ना कोई किसी और शहर में कर रहा होगा ना, या किसी और मुल्क में कर रहा होगा। तो आप वहाँ देखें कि जहाँ पर डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है उसकी। बिज़नेस का, मार्केटिंग का एक ही सिंपल रूल, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स, मैंने इकोनॉमिक्स बीए में पढ़ी है ना, मैंने बीए भी किया हुआ है इकोनॉमिक्स एंड लॉ, तो इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है सप्लाई एंड डिमांड, दैट्स इट। आपने कीवर्ड्स वो सर्च करने जिसकी डिमांड हो, सप्लाई ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में आपने देखना है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने देखना है कि पेशावर शहर है। ये कीवर्ड पेशावर शहर में तो अच्छा है, लेकिन ये कीवर्ड नौशहरा में ज़्यादा नहीं है, और नौशहरा में इसकी डिमांड है इस चीज़ की, ठीक है ना। तो वो कीवर्ड आपने वहाँ के लिए लगा देना है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल है किसी का? इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं आज बड़े ज़बरदस्त यार। इस तरह थोड़ा सा इसको चलाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। मुझे टफ़ टाइम तो आप लोग, ताकि मैं रुक जाऊँ, थोड़ा सा सोचूं मैं कि यार अब माशाल्लाह काम आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह होता है, इट्स ओके, इतना हार्ड नहीं है। मैंने आपको बहुत आसान करके एसईओ बता दिया, यही 3-4 चीज़ें ही हैं, ठीक है। बस टूल्स को इस्तेमाल करना समझ आए। टूल्स चाहे जो भी हो, चाहे वो गूगल ट्रेंड हो, कीवर्ड प्लानर हो, उबर सजेस्ट हो, या फिर मज़ीद सीम रश हो गया, मज़ीद मैंने 4-5 और भी ग्रुप में दिए थे। टूल्स चाहे जो भी हो, टूल से मत घबराएं, ठीक है ना। ये समझ जाएं कि यार दीज आर द 4-5 मेन थिंग्स, बस इसको आपने देखना है। नंबर्स की सारी गेम है, ठीक है। बस आप लोगों ने क्या देखना है, कीवर्ड की डिमांड किधर है और ये कीवर्ड की यहाँ पे सप्लाई क्या है। अगर सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे मत इस्तेमाल करो, दैट्स इट। आपका कंटेंट रैंक करेगा। आप जितना भी अच्छा सोचें, लाजमी है। तकरीबन दुनिया की आबादी कितनी, 7 अरब है, 7 अरब की आबादी है। 7 अरब में से 4 अरब या 5 अरब तो सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे। अब 5 अरब लोग अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो कर रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई वो अपने इलाके में कर रहा होगा, अपने शहर में कर रहा होगा, अपने मुल्क में कर रहा होगा। आप अपने इलाके में देखें, अपने शहर में देखें कि वहाँ पे क्या डिमांड है, फिर उसको यूज़ कर लें। नहीं, डिमांड और कीवर्ड सर्च इसमें फ़र्क है। डिमांड, अभी मैं मिसाल के तौर पर मैं अगर कीवर्ड सर्च करूँ ना, ये भी अच्छा सवाल आपने किया, सब ज़रा सुन लें। कीवर्ड सर्च मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ फेसबुक, ठीक है, या फेसबुक तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी कीवर्ड ले लें, क्लोथ्स ले लेते हैं, ठीक है। क्लोथ्स कीवर्ड मैंने सर्च किया और उसकी डिमांड पेशावर में, उसका वो कीवर्ड बार बार ज़्यादा से ज़्यादा सर्च हो रहा है पेशावर के अंदर, ठीक है, लेकिन वो नौशहरा में नहीं सर्च हो रहा। मतलब क्या कि पेशावर में इस पे काम करने वाले बहुत हैं, ठीक है, इस कीवर्ड पे, नौशहरा में नहीं है, तो मैंने नौशहरा में फिर करना है ये काम। ये सिंपल मैंने आपको दे दिया है। फिर मैंने क्या करना है क्लाइंट के लिए, अब ये क्लाइंट के लिए बता रहा हूँ। अब फिर मैंने कंटेंट भी नौशहरा वालों के लिए बनाना है,
ये वैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, नौशहरा पेशावर इस तरह अमूमन होता नहीं है, लेकिन फिर मैंने कंटेंट नौशहरा वालों के लिए बनाना है। वो कंटेंट नौशहरा वालों के लिए बना के वो कीवर्ड्स मैंने उधर ऐड करनी है, फिर उसमें मैंने पेड एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरे पास कि क्लिक थ्रू रेट और CPC ऑलरेडी कम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच गया। वहाँ पर डिमांड थी, सप्लाई मैंने दे दी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे और कोई नहीं था। पेशावर में ऑलरेडी 10 लोग थे, लेकिन नौशहरा में कोई भी नहीं था, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे डिमांड तो थी ना, तो वो सप्लाई मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दी। दैट्स द थिंग सारा। अच्छा सवाल था, और कोई सवाल हो पूछ सकता है मुझसे, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ये आपका एक सवाल आ रहा है इसके अंदर, देखिए इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ SEO, गेटिंग नोटिस बाय मोर देन योर टारगेट ऑडियंस, गेटिंग नोटिस बाय मोर देन योर टारगेट ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस से ज़्यादा आपको नोटिस मिल रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या, जैसे मैम ने सवाल किया था कि पेशावर में हम लोग कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं ना, ठीक है ना, तो वहाँ पे और भी लोग हैं वो भी सर्च आउट कर रहे हैं। अभी उसका एक नुकसान ये हो जाता है कभी कभी हमें कि हमें वो जो स्पेसिफिक बंदा होता है ना वो नहीं मिल पाता, हमें और भी इधर उधर की ऑडियंस मिल जाती है, उससे हमारा जो क्लाइंट होता है ना वो खो जाता है उससे। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो रियल क्लाइंट होता है ना, जो रियल सेल्स कन्वर्जन जो है, जो रियल जो बंदा है वो हमसे खो जाता है, इधर उधर की ऑडियंस हमें ज़्यादा मिल जाती है। तो अब इसमें अक्सर ये भी होता है कि मिसाल के तौर पर एक शहर है, उसके अंदर मैंने एक कीवर्ड सर्च कर लिया, वो मैंने उस पर मैंने कंटेंट बना दिया। अब उस कंटेंट में, उस कंटेंट के जो कीवर्ड हैं और भी लोग हैं, अब मेरी वो जो ऐड होती है ना वो एक्चुअली चली जाती है बायर्स को नहीं, सेलर्स को चली जाती है। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, आपके साथ भी ये होता होगा, आपके साथ ये होता है कि नहीं? अक्सर ये होता है कि आप कोई आप तो खैर दराज पे ऐड लगाते हो, जब हम लोग फेसबुक वगैरह पे ऐड लगाते हैं ना तो वो बायर्स को नहीं जाती है ऐड, वो सेलर्स को चली जाती है। तो हमें सेलर्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं, मुझसे लेना चाहें। अब उसके लिए क्या करना होगा मैं, ये इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है SEO की, SEO की ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस है। हमारा SEO का तो मतलब यही है हमारा कि हम अपने प्रोडक्ट को टारगेटेड लोगों तक पहुंचाएं, वो टारगेटेड लोगों तक पहुंचता नहीं, हाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, पहले मैंने इसकी अच्छी अच्छी बातें बताई, सबज़ बाग दिखाए, ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस भी होती है, इन्फॉर्मेशन भी पहुंचती है, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आती है। अब मैं इसके बुरे एस्पेक्ट्स बताऊंगा SEO के। इसका सबसे बड़ा बुरा इफ़ेक्ट क्या होता है, बाज़ औक़ात कभी कभी वो जो टारगेट ऑडियंस होती है ना उसके साथ आपको सेलर्स की बजाय बायर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, और जो लोग बना रहे होते हैं ना कंटेंट आपकी तरह का, वो लोग मिल जाते हैं आपको। चलो आसान अल्फाज में, ब्लॉग्स जो बना रहे होते हैं, ये इसका एक बहुत बुरा एस्पेक्ट है। लेकिन अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लोगों का जहन क्या कहता है, ऐसी मुझे थोड़ा सा बताओ, आप लोगों का जहन क्या कहता है कि क्या करना चाहिए? सर हमें सर्च करना चाहिए कि कस्टमर मतलब क्या कीवर्ड सर्च करते हैं, गुड, ये भी अच्छी बात है। और कुछ इस तरह कुछ हो, एनीथिंग, कोई भी अपना बता दे। मतलब मुझे अभी मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ ना, तो मैं जो कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, मैं भी एक सेलर हूँ, ये भी एक सेलर है, मैम भी एक सेलर है, हम तीनों सेलर्स हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने अभी कंटेंट बनाया ना, तो वो कंटेंट आपको पहुंचने की बजाय इनको पहुंच गया और उनको पहुंच गया, ठीक है ना। तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि वो मेरा कंटेंट मेरे कीवर्ड्स की वजह से इनको ना पहुंचे, कंटेंट आपको पहुंच जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो क्या मुझे बताओ? कीवर्ड्स भी चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छा। और कुछ डिफरेंट कीवर्ड्स पे हमने ट्राई करना है, क्योंकि एक कीवर्ड सिर्फ सेलर ही कर सकता है। मैं सेलर हूं तो मैं वो कीवर्ड यूज करूंगा जो सेलर यूज करता है, मतलब डायरेक्ट उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। लेकिन बायर जो होता है वो एक कीवर्ड सर्च नहीं करता, डिफरेंट चीजें सर्च करता है। हमने वो चीज करना, क्यों नहीं, ज़बरदस्त। या फिर एक और भी काम हो सकता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने कंटेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट लाना पड़ता है, सेम कंटेंट नहीं बनाना पड़ता। फिर बहुत ज़बरदस्त चीज़ की है। एक दूसरी चीज़,
ऐड जब लगाते हैं ना, डिटेल टारगेटिंग आपकी थोड़ी सी मुख्तलिफ होनी चाहिए। वो हमें किस तरह पता चलेगा? मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। फेसबुक एड्स में आप लोगों को ये तरीका आता है कि यार मिसाल के तौर पर मैं देखूँ कि यार पेशावर में कितने लोगों ने एड्स लगाए हुए हैं फेसबुक पे। अच्छा मैं बता देता हूँ, उस ब्राउज़र पे खुलती है, इसकी एप्लीकेशन तो नहीं है, इसकी ब्राउज़र पर खुलती है, उसको हम लोग कहते हैं मेटा एड्स लाइब्रेरी। मेटा एड्स लाइब्रेरी, मेटा एड्स लाइब्रेरी का क्या काम होता है? मेटा एड्स लाइब्रेरी का ये काम होता है कि वो हमें ये बताती है कि आपके स्पेसिफिक रीजन में कितने लोगों ने एड्स लगाई हैं, ठीक है ना। ये फेसबुक का है, ठीक है। इस पे इंस्टा और फेसबुक के एड्स हम देख सकते हैं। इसी तरह हर एक प्लेटफॉर्म का है, ठीक है। ये बातें जो आप लोगों ने की ये भी ठीक है। बाज़ हम लोग कीवर्ड्स चेंज कर देते हैं ताकि मेरी जो ऐड है वो बायर्स तक ना जाए, जो सेलर्स हैं उन तक चली जाए, ये भी ठीक है। या फिर हम लोग अपने कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, ये भी ठीक है। लेकिन जो असल जो चीज़ है ना वो क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि जो मैं ऐड लगाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर पेशावर में मैं हूँ, पेशावर में मैंने एक हॉस्पिटल है, उसके लिए मैंने ऐड लगा दिया। मैं देखता हूँ पेशावर में जो हॉस्पिटल्स हैं और कितने अस्पतालों ने क्या ऐड लगाई है और कितने रुपए की ऐड लगाई है और कौन सी ऐड लगाई है, ये सारा कुछ हमें पता चलता है। एक फ़ेसबुक इंस्टाग्राम का मैं बता देता हूँ, उसका नाम है मेटा एड्स लाइब्रेरी, ठीक है ना। उस पर मुझे ये पता चल जाता है कि पाकिस्तान में कितने अस्पताल हैं। वही कीवर्ड्स मैं सर्च करूँगा जो मेरे पास हैं, वही कीवर्ड्स मैंने सर्च करने उसमें, तो मुझे पता चल जाता है कि यार इतने इतने लोगों ने ये एड्स लगाई हैं। अब उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे ये फ़ायदा होगा कि मिसाल के तौर पर मैं और सर या हम बायर्स हैं, मुझे पता चल जाता है कि मुझे पता चल गया ना कि इन दोनों ने क्या ऐड लगाई है और कहाँ पे लगाई है और कितने रुपए की लगाई है और कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं। आई वॉन्ट डू दैट, मैं उसको फ्लिप कर दूँगा। या अगर मैं कीवर्ड्स वही इस्तेमाल करूँ ना, वही कीवर्ड्स इस्तेमाल करूँ, मैं कंटेंट चेंज कर दूँगा या मैं पैसे बढ़ा दूँगा। ये 3 काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सर वो कीवर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, अगर वो मैं भी इस्तेमाल करूँ तो उनके प्रोडक्ट को रैंक कर रहे हैं, लेकिन इसके बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो मेरा भी रैंक करता है। नहीं, यकीन है इसका, क्योंकि वो ट्रेंड पे पहले से है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसी कीवर्ड में। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की, यही अगर सर्च करेंगे तो वो ट्रेंड पे आ जाएगा, वो टॉप पे आ जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात तुमने बात की है। मैंने आपको अभी क्या कहा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने मेटा एड्स लाइब्रेरी पे मैं गया, वहाँ पे मैंने वो कीवर्ड्स लिखे, मुझे पता चल गया कि मैम और सर ये ऐड लगाए हुए हैं, इनके ये कीवर्ड्स हैं, इन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है, इनका ये ऐड है, इस ऐड पे इन्होंने लगाए हैं। अब मैंने भी वही कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड पे है ना, ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी ट्रेंड पे है ना। मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 काम करने, या मैंने कंटेंट चेंज करना है, अपना कंटेंट को ट्विस्ट देना है, और या फिर मैंने पैसे बढ़ा देने हैं। उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मुझे CTR कम मिल जाएगा, इनका महंगा हो जाएगा, इनको महंगा पड़ जाएगा और मेरा CTR कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे ज़्यादा लगा दिए। क्यों? उस पैसा लगाने से ज़्यादा क्या होगा, मेरी रीच बढ़ जाएगी। जब मेरी रीच बढ़ेगी ना तो फेसबुक जो ऑल्दो एक मशीन ही है, ठीक है, मशीन है, उसका काम क्या होता है, वो सिर्फ ये देखता है कि यार इसकी रीच बढ़ गई तो इसका जो CTR है, जो CPC है वो कम कर दो, और इनको महंगा पड़ गया वो CPC, ये लोग ट्रेंड से नीचे आ गए और मैं ट्रेंड पे चला गया, बस सिंपल। और ये लाजमी इस तरह होगा, लिटरली इस तरह होगा। लेकिन उसके लिए क्या है, कीवर्ड्स वही होंगे। आपने अगेन वही बात है, आपका कंटेंट क्या है, उस पर आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट स्ट्रैटेजी, वो आगे चल के आएगी इंशाल्लाह। दूसरे बंदे को नुकसान नहीं दे रहे। नहीं, नुकसान क्या दे रहे हैं, ये तो बिज़नेस है, इसमें क्या नुकसान की बात है। हाँ, जिस तरह मैं सर्च करूँ इस तरह वो भी सर्च कर रहा है ना, इसमें नुकसान नहीं है। तो यही तो बिज़नेस है, यहीं पे देखो, अक्सर लोग एक बात करते होते हैं, वो कहते हैं जो मार्केटर होता है, यार ऐड तो मैं भी लगा लेता हूँ, ठीक है ना, लेकिन जो मार्केटर ऐड लगाता है ना वो इन सारे पॉइंट्स को देखता है, उसके बाद वो ऐड लगाता है।
सबसे पहले वो क्या देखता है, सबसे पहले वो देखते हैं इस बंदे की क्या स्ट्रेटजी है ऐड लगाने से पहले, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने क्लाइंट्स के लिए काम करना होगा एंड क्लाइंट्स वांट रिजल्ट। वो ये नहीं समझता CTR, CPR, CPC ये वो चीज़ें नहीं समझता। वो कहता है मुझे बस रिज़ल्ट हो, ठीक है ना, और वो कहता है ये लो पैसे, उस पैसा आपने लगाया और उसको आपने रिजल्ट्स दिए। अब उसके लिए क्या ये टूल्स होते हैं जो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़ इसका डिसएडवांटेजेस हमारे पास SEO का क्या होता है, ओवर सक्सेस किसे कहते हैं, वायरल हो जाना। आप SEO से वायरल हो सकते हो लेकिन उस वायरलिटी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उस जैसा कंटेंट बनाना और उस वायरलिटी तक, पीक तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने किसी एक कंटेंट की अच्छी SEO तो कर दी और उससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगला कंटेंट बनाओ और उस पर जब पेड एडवर्टाइजमेंट करो आपको वही रिजल्ट्स मिले। फिर आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने अपनी स्ट्रेटजी को मुसलसल चेंज करना होगा। हर एक चीज़ में आपको अपनी स्ट्रेटजी मुसलसल चेंज करनी होगी। एक ये, दूसरी ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कीवर्ड आप अभी इस्तेमाल करो ना तो वो अगले में भी इस्तेमाल करो, ये भी गलत है। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत चीज़ को देखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है हमारा ब्लैक हैट्स एंड वाइट हैट्स। ब्लैक हैट्स एंड वाइट हैट्स क्या होती है, किसी कुछ अंदाज़ा है? काली भेड़ें सफ़ेद भेड़ों का पता है? हाँ, ब्लैक हैट्स एंड वाइट हैट्स, पॉजिटिव ऑडियंस ये मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और सबसे पहली चीज़ आखिरी चीज़ आती है कॉस्टली, ठीक है ना। SEO इट्स हाईली कॉस्टली। किस तरह कॉस्टली होता है, आपका टाइम लेता है, ठीक है ना। सबसे बुनियादी चीज़ आपका टाइम लेता है, आपकी एनर्जी लेता है और आपका पैसा लेता है। ये SEO बड़ी कॉस्टली चीज़ है, इतनी आसान चीज़ नहीं है ये। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन उसको टैकल करने का तरीका भी फिर यही होता है कि जो मैंने आपको साथ साथ बताया, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कभी-कभी कोई प्रोडक्ट जो है जी, वो कीवर्ड से रैंक नहीं करता, फेक रिव्यूज या रियल रिव्यूज से ये रैंक कर देता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये रिव्यू देना और क्लिक थ्रू रेट, CPC, सिंपल। जो भी बंदा आपके प्रोडक्ट पे आके रिव्यू दे रहा है ना, तो उससे पहले आपकी आइटम पर क्लिक कर रहा है कि नहीं, क्लिक थ्रू रेट। और क्लिक जो CPC होता है वो किससे अच्छा होता है? सर क्लिक में भी मतलब फर्क होता है। एक होता है आप उसको लिंक दे दो कि ये प्रोडक्ट है, हाँ, और एक होता है वो बाय मतलब कीवर्ड। बेहतर तो ये है कि वो सर्च करे। अगर आपने उसको लिंक दिया ना वो भी सही है, लेकिन सर्च करने वाला काम ज़्यादा अच्छा है। जब वो सर्च करेगा ना तो वो आप असल में उसका जो एल्गोरिथम्स होता है ना उसके साथ आप सिंक्रोनाइज्ड कर रहे हो, तो आपका सर्च रिज़ल्ट बढ़ जाता है, आपकी टाइटल का सर्च रिज़ल्ट बढ़ जाता है। सर्च रिज़ल्ट आपकी टाइटल का, जिस तरह यूट्यूब है ना, अगर मैं यूट्यूब पर लिखूँ इरफान जुनैद जो यू खान हो तो वो टॉप पे मुझे बताएगा, और मुझे सबको पता है। अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं यूट्यूब पे लिखूँ अनबॉक्स थेरेपी या अनबॉक्सिंग, तो जो अनबॉक्सिंग जो भी चैनल होगा यूट्यूब पे टॉप पे, वो मुझे टॉप पे बताएगा। एक्चुअली वो जो सर्च करने वाला ऑप्शन होता है ना, दैट्स मच बेटर। क्यों? क्योंकि वो आपका टाइटल सर्च रिज़ल्ट, आपके टाइटल की सर्च रिज़ल्ट बढ़ रही है। दोबारा से बताऊँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे मिसाल दी ना, फेसबुक है, तो फेसबुक में SEO में सबसे पहली चीज़ क्या थी? सर्च रिज़ल्ट। अब इसका सर्च रिज़ल्ट मेरे पास क्या था? 70,000, तो यानी कि 70,000 लोग सर्च कर रहे हैं फेसबुक, ठीक है। जब आपका टाइटल लोग सर्च करेंगे ना, तो आपकी उस प्लेटफॉर्म पे, मौजूदा प्लेटफॉर्म पे आपके टाइटल का सर्च रिज़ल्ट बढ़ रहा है। वो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अमूमन इस तरह होता नहीं है, इस तरह नहीं होता। 2-4 चीज़ें ही होती हैं जो कि ख़ुद लोग सर्च करते हैं। एंटरटेनमेंट लोग सर्च करते हैं, कोई मजहबी चीज़ें लोग सर्च करते हैं, या किसी इन्फ्लुएंसर को लोग सर्च करते हैं, ठीक है ना। या कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो, लेकिन वो भी कम ही होता है क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड्स के ख़रीदने वाले भी कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की दो चीज़ें लोग खुद सर्च करते हैं, बाकी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं। फिर ब्लॉग में एक चीज़ आती है, उसको हम लोग कहते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स पता है आपको?
एनीवन क्या है बताओ ना। सर वो लिंक्स जो हम किसी और के ब्लॉग पर अपने जो है वेबसाइट पे लगा रहते हैं, वेबसाइट किसी और का होता है लेकिन हम अपनी वेबसाइट का लिंक उसकी वेबसाइट में किसी ब्लॉग में लगा रहते हैं और इस पर भी बंदा क्लिक करता है तो वो बैक हो जाता है हमारे वेबसाइट पे आ जाता है, उसको बैक लिंक्स पे। और ये भी हम लोग शुरू में ये काम करते हैं, फिर बाद में नहीं करते हम लोग। खैर ये मैं ब्लॉग में बताऊंगा। अच्छा आपका ब्लॉग में आएगा बैकलिंक्स उसे कहते हैं। बैकलिंक्स किस तरह क्रिएट होते हैं और हम लोग अपने ब्लॉग्स में किस तरह बैकलिंक्स लोगों के लगा सकते हैं। फिर एक वक्त इस तरह आता है फिर आप बैकलिंक्स लगाने छोड़ दो, फिर जब आपका ट्रैफिक अच्छी खासी आ रही है ना तो फिर बैकलिंक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। इस तरह के बड़े-बड़े वेबसाइट हैं जिनके मिलियन में व्यूज़ आते हैं, व्यूअर्स, लेकिन वो क्यों बैक लिंक्स लगा रहे हैं? तो वो कोई वजह से लगाते होंगे ना बैक। यूट्यूब पर वीडियोस है जो खासकर टॉप स्टूडियो वाले, उस पर मिलियन में व्यूज होते हैं, फिर भी वो स्पॉन्सर होते हैं, फिर भी वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। बैकलिंक्स वजह से लगाए जाते हैं। तो देखो अच्छा पेड, ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त। देखो अगर वो पेड एडवर्टाइजमेंट ना करें ना तो वो टॉप पे नहीं रहेंगे, ये भी याद रखो। पेड एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर आप टॉप पे रह ही नहीं सकते। ये बहुत रेयर होता है कि कोई कंटेंट बना रहा हो वो टॉप पे, बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। बहुत कम इस तरह की यूट्यूबर्स होते हैं या फिर ब्लॉगर्स होते हैं जिनका हमारे पास कंटेंट टॉप पे जाता है। उसके लिए पेड एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेड एडवर्टाइजमेंट बगैर मार्केटिंग नहीं होती, ठीक है। तमाम प्लेटफॉर्म पर जब हम काम करते हैं तो हमारा बुनियादी मकसद होता है पैसा बनाना। हाँ, और जब हम यूट्यूब पर सॉन्ग वगैरह बनाते हैं तो इस पर लाखों नहीं तो 10 सॉन्ग पर करोड़ों पैसे, करोड़ों व्यूज़ आते हैं, बिल्कुल। फिर वो उधर भी हमने पैसे लगाए, हाँ। फिर यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दी, एसईओ वाले के लिए हमने अलग से पैसे दिए, फिर इसके बाद हमने पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग पैसे दिए। इतने पैसे जब हम लगा रहे थे तो फिर यूट्यूब से कमाते किस तरह? उसके बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। जैसे अभी आपने कहा बैकलिंक्स वो लोग लगाते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी लगते हैं, एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका कार ये होता है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज इनको स्पॉन्सर करती हैं, ठीक है ना। कोक को स्पॉन्सर, कोक स्टूडियो को स्पॉन्सर करने वाले भी लोग होते हैं, ठीक है ना। फिर इस तरह ये होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो भी इनको स्पॉन्सर करते हैं कि मेरा गाना चलाओ कोक स्टूडियो पे, बाकायदा इनको पैसे देते हैं, फिर वो उनका गाना रिकॉर्ड करते हैं। तो दीज आर मल्टीपल वेज ऑफ इनकम। तो इस वजह से जब वो कोक स्टूडियो पे जब चीज़ जाते हैं और 15-20 लाख 30 लाख 40 लाख बंदा देखता है तो उसकी जो व्यूवरशिप होती है ना उसका भी पैसा फिर आता है। तो पाकिस्तान में तो CPC रेट यूट्यूब का बहुत कम है, उसका $0.01 है एक व्यू के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अमूमन इस तरह के बड़े चैनल जो होते हैं वो बाहर से ही होते हैं, ठीक है ना। उसका एक तरीक़ाकार है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टिकटॉक पे अगर आप लोग ऐड लगाओ ना तो टिकटॉक पे पाकिस्तान में ऐड नहीं लगती, ठीक है, लाइव भी नहीं चलती। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम लोग सिम्स ख़रीदते हैं बाहर मुल्क से, ठीक है ना, नंबर्स ख़रीदते हैं, अमेरिका के नंबर्स, दुबई के नंबर्स हम लोग ख़रीदते हैं। $15-20 उसकी फ़ीस होती है, वो हम लोगों ने दी और फिर वहाँ के एडमिन हम लोग बन गए। पाकिस्तान में लोग यूट्यूबर्स इस तरह कर रहे हैं, वो किसी को पाकिस्तान में वो लिंक फिर नहीं शेयर करते, ये भी याद रखो। क्या तरीक़ाकार होता है, मैंने अमेरिका का नंबर लिया, उस पर मैंने अमेरिका के लिए मैंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना अपलोड किया। अमेरिका देख रहा है क्योंकि नंबर वहाँ का है ना, तो वहाँ पे मेरी वीडियोस चल रही हैं। यहाँ पे मैं फिर उसका फिर यहाँ पे पाकिस्तान में मैं उसका लिंक नहीं शेयर करूँगा। उससे क्या होगा, मुझे पाकिस्तान के व्यूवर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, उससे मेरी CPC रेट कम हो जाएगी। समझ आ गई आप सबको। जब CPC रेट मेरे पास पाकिस्तान से कम हो गई ना, पाकिस्तान की वजह से, तो ऑलरेडी फिर मेरे जो अर्निंग है ना वो भी मेरी कम हो गई। जब अर्निंग कम हो गई तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो लोग क्या करते हैं, फिर बाहर का नंबर लेकर बाहर के लिए कंटेंट बनाते हैं, वहीं पे पब्लिश करते हैं पाकिस्तान में बैठकर। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है आप लोगों में से तो ये भी कर सकता है वो ये काम, और लोग कर रहे हैं। नहीं, VPN से नहीं होता, IP चेंज होती है ना, आपका जो नंबर होता है वो तो नहीं चेंज होता ना। नंबर हमने अमेरिका का लगाया है, हाँ, IP तो हमारे पाकिस्तान वाली होती है ना, वो चेंज ही नहीं। फ़र्क नहीं करता। आपकी जो मेन सोर्स है ना वो उधर होना चाहिए, या फिर वहाँ पे कोई एडमिन होना चाहिए। भले आप यहाँ से अपलोड करो, पाकिस्तान से बैठे अपलोड करो, मेन सोर्स वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। और क्यों, क्योंकि जब नंबर आपने बाहर से लिए ना, मतलब क्या कि ये वहीं का रहने वाला है,
तो वो चीज़ मेन होती है वहाँ। जी कोई बंदा इधर यूट्यूब चैनल बनाया, उसने इधर से अपलोड की, फिर वो शिफ्ट हो गया उधर, हाँ, फिर इसका क्या प्रोसेस है? डजेंट मैटर, आप नंबर चेंज कर दो बाद में। आप जब अमेरिका वापस शिफ्ट हो गए आप नंबर अपडेट कर दो, चेंज कर दो, आपकी यूट्यूब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूट्यूबर है, लेकिन उसमें बस ये होता है कि पाकिस्तान में आपने फिर शो नहीं करना। पाकिस्तान में शो कर दिया आपने तो आपको पाकिस्तान की व्यूवरशिप मिलनी शुरू हो गई, ग्राफ गिर गया। पैसे कमाते हैं जितना दावा करते हैं, आप सब कहते हैं इतने ज़्यादा कमाते होंगे, बिल्कुल, हाँ कमाते हैं बहुत। ज़्यादातर यूट्यूबर जो होते हैं ना वो कमाते हैं आपके जो स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट से कहते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट। ब्रांड उनको पैसे देती है कि मेरी इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करो, इसको कहते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट। ठीक है, मेरा ये प्रोडक्ट है XYZ, इसको एंडोर्स करो लोगों के आगे, तो वो फिर अपनी वीडियोस में या स्टोरीज़ में या इन चीज़ों में शो करता है। सर आजकल यूट्यूब पे जी जो विलेजर्स है उनकी लाइफ और उनकी ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। अच्छा, तो वो लोग तो इतने ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते ना, उनको इसलिए और इन चीज़ों की अवेयरनेस और ना कीवर्ड्स का, तो वो किस तरह ट्रेंडिंग पे है और वो इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं? ये जो गांव वगैरह में बैठे होते हैं, सर व्लॉग्स बनाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, वहाँ पे डिमांड तो है ना, लोग तो देख रहे हैं ना कंटेंट। जी लाहौर के प्रैक्स स्टार काफ़ी अपना कंटेंट इस तरीके से बनाते हैं ना, बाजारों में या यूनिवर्सिटी, तो वो भी इस तरह वीडियो वायरल। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई सिंपल रूल है ये। अभी मैडम ने बात की ना कि मिसाल के तौर पर कोई देहाती है, जिस तरह एक यूट्यूबर है उसका नाम है विलेजर फूड सीक्रेट नाम है उसका, वो बशीर समथिंग नाम है ना, तो वहाँ पे अगर देखा जाए वो एक गांव का बंदा है। अब वहाँ पे डिमांड तो थी ना, वहाँ की डिमांड थी, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में डिमांड थी उसकी कि यार कोई इस तरह गांव का बंदा हो और इस तरह का कंटेंट बनाए। डिमांड थी, सप्लाई नहीं थी, वो उसने सप्लाई उसने घेर ली। डिमांड एंड सप्लाई। बहुत ज़्यादा कपल्स हैं जो हालों ब्लॉगिंग और चैनल्स में बना के उनकी काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल, और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वीडियोस में हो, आप हर एक चीज़ के अंदर ले सकते हो। कोई ब्लॉग भी आप इस तरह का बना सकते हो जिसकी डिमांड हो लेकिन सप्लाई ना हो, ये चीज़ है। कीवर्ड सर्च के अंदर आपको ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पे किस चीज़ की किधर डिमांड है। जैसे गूगल ट्रेंड है ना, गूगल ट्रेंड, तो आप पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान सर्च करो, पाकिस्तान में कोई सूबा सर्च करो, सूबे में कोई सिटी सर्च करो, तो आपको अंदाज़े से हो जाता है कि कौन सी चीज़ की कहाँ डिमांड ज़्यादा है। ठीक है ना, फिर आप अन्य वार उसमें नहीं जाओगे, इंशाल्लाह सोच समझ के जाओगे। ठीक है, लोग वीडियो देते हैं एक दूसरे के पीछे बुरा बना के, उनको कीवर्ड्स का पता ही नहीं होता, फिर भी वो ट्रेंड में चल रहा है। ये अच्छा, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बुरा भला कहना। वो लोग जो टॉप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनके नामों को या उनको मेंशन करते हैं अपने टाइटल के अंदर, उससे वो रैंक करते हैं। थंबनेल नहीं, टाइटल। मिसाल अभी कोई बंदा आता है और डकी बाई को रोस्ट करता है, तो डकी बाई @डकी बाई लिखता है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखता है। तो डकी बाई क्या है, उसका सर्च रिज़ल्ट क्या है, सर्च कर लो, गूगल ट्रेंड में लिखो डकी बाई, तो मैं बता देगा कि उसका क्या सर्च रिज़ल्ट है। ठीक है, अब जब उसका सर्च रिज़ल्ट ज़्यादा है तो वो डकी बाई को अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करता है। इस वजह से आपकी फीड में, मेन फीड में यूट्यूब की, उसकी वीडियो सामने नज़र आ जाती है आपको, इस वजह से वो ट्रेंड कर जाती है। ये सारा गेम एसईओ का है, ये सारी गेम एसईओ की। इसी वजह से आपके सिलेबस में पहला सब्जेक्ट ही एसईओ है, सारी गेम एसईओ की है। थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करो, टूल सीख जाओ, टूल सब एक ही है, बस ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये बस ये समझ जाओ। ठीक है ना, इनको सर्च करना समझ जाओ। जब आपको सर्च रिज़ल्ट की समझ आ जाएगी, CTR के, और ये सब कुछ होगा प्रैक्टिस से। ठीक है ना, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि ब्लॉग्स बनाओ, माने मख के मज़े ही था, सो सही रहे। ब्लॉग्स जोड़ गई, ई-ब्लॉगर बाने अकाउंट जोड़ गई, और फिर उस पर आप लोग जे हर यो रंग का कंटेंट है आगा जोड़ गई। मैं पश्तो में शुरू हो गया। कोई भी कंटेंट उस पर आप लोग कंटेंट बनाओ, और उस कंटेंट में आप लोग कीवर्ड्स की आप लोग प्रैक्टिस करो, बेहतरीन से बेहतरीन कीवर्ड सर्च करो, सर्च रिजल्ट इसका अच्छा हो बुरा हो, हर तरह की प्रैक्टिस करो। 1-2 कंटेंट बनाओ, लिखो,
उसकी आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर जब आप लोगों को कीवर्ड सर्च करना समझ आ जाती है, जब कीवर्ड की आप लोगों को समझ आ जाती है ना, फिर प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, इट डज़न्ट मैटर, प्लेटफॉर्म चाहे जो भी हो, आपका कंटेंट रैंक करेगा। जैसे अभी इसने सवाल किया ना, रोस्टर्स होते हैं मुख्तलिफ, ये क्यों रैंक कर जाते हैं, हालांकि उनके तो सब्सक्राइबर 200-300-400 होते हैं, वीडियोस देखो तो 60,000 80,000 होती है। मेन वजह क्या होती है, वो टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर उन कीवर्ड्स को वो लोग सर्च करते हैं। जी मैम, अभी तो मैंने अभी कभी तक काउंट मैंने नहीं किया, अभी मैंने क्लास ख़त्म हो तो मैं अटेंडेंस लेता हूँ। 22-23 को हुआ आपके पास। अच्छा, तो मॉर्निंग की शिफ्ट के लिए किसने कहा था? आपने आपने कहा था। और नहीं कुछ थे जो आज की रखते थे सर, आपके पास है पैकेट किस चीज़ का? मॉर्निंग शिफ्ट के लिए? नहीं, मॉर्निंग के तो मेरे पास कोई भी नहीं है मैम। वो एक था, वो भी नहीं है, वो मुजम्मिल जो था, अच्छा हाँ वो तो भी ये नहीं छोड़ है। गया? नहीं, उसको वो KPIT बोर्ड 15 डेज़ वर्कशॉप उसकी। किस तरह? स्टूडेंट्स मॉर्निंग में। अच्छा, इधर नहीं, इधर तो मेरे पास सारे सेकंड शिफ्ट की हैं सारे तकरीबन। हाँ। क्योंकि अभी उनके नोटिफाई आया है कि वो मॉर्निंग आप मॉर्निंग शिफ्ट बनाएं, गवर्नमेंट ने आपको मॉर्निंग शिफ्ट अलाउ की है। अच्छा, सिर्फ ठीक है, डिजिटल होती है, ठीक जहाँ स्किन में हम बातें कर रहे हैं वहाँ पे नहीं होती। ठीक। अच्छा, जिसने मॉर्निंग के लिए कहा हुआ ना आप में से काफ़ी लोगों ने कहा हुआ था, और लड़के मुझे मोस्ट लड़के ही थे, तो उनसे मैसेज दे दे, और उस ग्रुप में भी सर मैंने आपको ऐड नहीं किया, पिछले ग्रुप में से जी, अच्छा। तो आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है तो कल तक आप फाइनल कर दें मॉर्निंग के लिए। मॉर्निंग शिफ्ट भी हम लोग चलाएंगे इसी वीक से, और इवनिंग को सर ऑन दे रहे, ठीक हो गया। मॉर्निंग के टाइमिंग्स क्या है? मेरे 10 से ऑन 10 से 11-12 10 से 12 बजे तक और पीजे भी डेवलप होगा। क्यों सर, आपको ये चीज़ें चाहिए? हाँ, अभी भी ट्रेंड में सर ट्रेंड सर ट्रेंड हो गई? अच्छा, मतलब आप भी नहीं ट्रेनिंग कर रही, आप भी नहीं कर रहे। तो दैट्स गुड, थैंक यू। वेरी नाइस गाय, और इनका बहुत एक्सपीरियंस है। और हर ज़ाहिर बच्चे इस तरह के बैठे होते हैं, कुछ हमारी तरह के बाबे बच्चे होते हैं और कुछ शरीफ बच्चे होते हैं, तो एक्सपीरियंस टाइम लगता है हर एक को ना। तो 3-4 दिन से आपको ये कर रहे हैं फेस, तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए सर उमर ठीक रहेगी, जिन्होंने इंटरव्यू दिया सर उमर को, वो आपके लिए फर्स्ट क्लास में भी बेस्ट है जो आपका पढ़ाई आपको ना। तो खैर सर, फिर फर्स्ट के लिए आप उनमें से भी ले लें आज के दिन जिनकी अवेलेबिलिटी है, आपको बता सही दें है। परसों से इनकी। अब मैं इनसे पूछ भी लूँगा ना, जो है मैं आपको नाम प्रेजेंट कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। देख लें, अगर फर्स्ट पे जाना चाहता है तो फर्स्ट होगी। आप जाना, और कोई है मॉर्निंग शिफ्ट वाला? कोई भी नहीं है। मेरा मॉर्निंग का इरादा है, लेकिन आप नहीं होगे तो फिर मैं असल में आते ही, मेरी तकरीबन छुट्टी होती है, जो कॉलेज में पढ़ाता हूँ 1 बजे मेरी आजकल छुट्टी हो जाती है ना, तो फिर मैं सीधा मैं इधर आता हूँ उसके बाद। मॉर्निंग के टाइम जो है वो 10 बजे से होता है 12 बजे तक। हाँ, 10 से 12 का है ना मैम ने, 10 से 12। हाँ, और इसके अलावा और कौन कौन है जो मॉर्निंग शिफ्ट पे जाना चाहता है? कोई भी नहीं। गुड, अच्छा सही है, फिर मुझे बता देना आप लोग, सही है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है आप सबके लिए। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद रैप अप करते हैं सारा मामला। ये मिटा देता हूँ, चलो। यो एक आखिरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं SEO रैंकिंग फैक्टर। SEO रैंकिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ, इंशाल्लाह ये आपको मिल भी जाएगा। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कंटेंट, कोड एंड लिंक सोशल, ठीक है। SEO रैंकिंग फैक्टर,
ये मैंने किस तरह बनाया यार, मुझे भूल भी गया। 45 है। ओके 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 ओके, यहाँ पे आप लोग ज़रा गौर से देख लेना तो इंशाल्लाह आपको ज़रा सही समझ आ जाएगी। ये एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है आप सबके लिए, एसईओ रैंकिंग। इसमें दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये आपका है कंटेंट, ठीक है, और ये आपका आ गया है क्या कहते हैं उसे, ये लिंक्स और सोशल लिंक्स या सोशल, और ये 10% जो है ना डेट्स योर कोड। मतलब क्या है इसका, अब गौर से देखो। अच्छा, ये आप लोगों को सही समझ आ जाएगी कि एसईओ की कितनी वैल्यू है किसी भी चीज़ में, ठीक है। ये 100% है टोटल हमारे पास, और यहाँ पे देखें 45% मेरे पास मेरा कंटेंट है, ठीक है ना। कंटेंट की कितनी वैल्यू होती है एसईओ में, और 45% लिंक एंड सोशल है। सोशल क्या मतलब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और लिंक्स क्या मतलब, वेबसाइट, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड आपकी वेबसाइट। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई कंटेंट अपलोड कर और इंस्टाग्राम पे मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया, इट वोंट रैंक, ठीक है। अगर मैंने कंटेंट अपलोड कर दिया मिसाल के तौर पर फेसबुक के ऊपर, तो इट वोंट रैंक, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था हर कंटेंट हर प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता, प्लेटफॉर्म को समझना ज़रूरी है। कोई भी डिजिटल मार्केटर होगा ना, ही मस्ट नो कि ये प्लेटफॉर्म मेरा ये कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट मेरा किस प्लेटफॉर्म के लिए, उसके एस्पेक्ट रेशो को समझना, उसकी थीम को समझना, उसके ट्यून को समझना, उसके सर्च रिज़ल्ट को देखना। और एसईओ में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मार्केट शेयर को देखना, ठीक है। तो 45% आपका कंटेंट है, 45% आपका लिंक या सोशल है, वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और 10% आपका कोड है। और कोड क्या है मेरे पास, कीवर्ड रिसर्च, दैट्स इट, ठीक है। 10% आपकी सारी कीवर्ड्स आती हैं। अब कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका सारा जो कुल मार्जिन है ना, वो मेरे पास सारा का सारा 10% है। समझ आ गई आप सबको। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। सर कीवर्ड की डेफिनेशन भी है सर। कीवर्ड कहते हैं कि की तो समझते हो ना, चाबी, और वर्ड क्या होता है, अल्फाज। अच्छा, ये वो अल्फाज होते हैं जो कि आपके कंटेंट को खोलती है। मैंने कहा मिसाल के तौर पर आपने कोई कंटेंट लिखा है एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। अब उस एनवायरनमेंट कंटेंट को खोलने के लिए कौन सा कीवर्ड मुझे ज़रूरत है, कौन से ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करो जो कि जिसका सर्च रिज़ल्ट अच्छा हो, CPC अच्छी हो, CTR अच्छी हो, और SEO डिफ़िकल्टी अच्छी हो। जब डिस्प्ले का काम करता है, अट्रैक्ट करे वो कीवर्ड जब कोई सर्च करे ना, तो आपका कंटेंट ऊपर आ जाए, दैट्स द कीवर्ड, सिंपल। मौसम के असरात, मौसम की तब्दीली, इस तरीके से अगर कोई कंटेंट, हाँ, कोई कंटेंट आपने बना दिया है, अब आपने मिसाल के तौर पर उसके अंदर कीवर्ड्स आपने 10-15 इस्तेमाल कर दिए जिसका ये सारा कुछ अच्छा है, ठीक है। जब भी वो लोग आपके वाले कीवर्ड यूज़ करें ना, तो आपका कंटेंट रैंक कर जाए, ठीक है। समझ आ गई। हाँ, एक तो या तो ख़ुद सर्च करें ना, और या मिसाल के तौर पर ख़ुद सर्च नहीं भी कर रहे ना, लेकिन अगर आपने कीवर्डिंग अच्छी की है अपनी कंटेंट की और आपने पेड पे लगा दिया उसे, तो पेड में फिर उन लोगों तक जाए जिनको आप कंटेंट दिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर पेशावर की आबादी 15 लाख है, 15 लाख में से आप चाहते हो सिर्फ 10,000 लोग मेरा कंटेंट देखें जो कि स्पेसिफिक है, तो 10,000 के लिए आपको कीवर्डिंग करनी पड़ती है कि बस इस स्पेसिफिक नीश तक मेरा जाए। हो सकता है कि पाकिस्तान में बैठे बाहर के मुल्क को सिर्फ आदमी टारगेट करे, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जिधर भी आप चाहें कर सकते तो इस हैं, तरह हमारा ग्राफ ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा। एट द एंड आपको अपने कंटेंट से क्या चाहिए, ये वो मीन करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कंटेंट से आपको सेल्स कन्वर्जन ही चाहिए हो। अच्छा, ये भी एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप बायर ही हो, जैसे ये हमारे पास भाई बैठे हैं ना, दराज पे काम करते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप बायर हो, सॉरी आपको सिर्फ बायर्स ही चाहिए, सेल्स फनल ही आपको बनाना है, ज़रूरी नहीं है।
आपको रीच भी चाहिए हो सकती है, आपको इंगेजमेंट चाहिए हो सकती है, आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए हो सकती है, ठीक है ना, आपको ट्रैफिक चाहिए हो सकती है, आपको लीड जनरेशन चाहिए हो सकती है, ठीक है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से मुल्क में किस काम के लिए आपने अपना कंटेंट पेड पे लगा रहे हो कि जिसकी आपको बेहतरीन किस्म की कन्वर्जन मिले। कन्वर्ट कर दो ना कि आपने अपने कंटेंट को रीच में कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्जन में आसान ज़रा लफ्ज़ सब वो हो जाता है, मुझे याद दिलाया करो। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना। अच्छा, कंटेंट को कन्वर्ट करना रीच के अंदर, कंटेंट को कन्वर्ट करना अपने ट्रैफिक के अंदर, लीड जनरेशन के अंदर, या फिर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से खुल गया होगा दैन। और अच्छा, ये मैंने आपको बताया ना, तो 10% आपका काम SEO के होता है, 45% आपका कंटेंट और 45% आपका वेबसाइट या सोशल है। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मेरा कंटेंट जो है ये किस प्लेटफॉर्म के लिए ख़ास है? ये इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे। फ़िलहाल SEO को सिर्फ समझ लो। SEO बेसिक है। अच्छा, ये आगे आएगा आपके कोर्स में है। तो SEO में सबसे मेन चीज़ आपकी ये 4 चीज़ें होती हैं बस। और कीवर्ड सर्च जितनी ज़्यादा मेहनत आप लोग कीवर्ड्स पे कर सकते हैं करें, और कोशिश करें कि आप लोग अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाएं, ठीक है। और जो गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करें। और हाँ, एक और चीज़ है, आप सब में से ब्लॉग सबको बनाना आ गया था कि नहीं? किस किस को नहीं आया था ब्लॉग बनाना? आपको आप तो खैर नहीं थे ना। अच्छा, ब्लॉग बनाने के लिए एक फ़िलहाल वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है eblogger.com, ठीक है। हाँ, ख़रीद सकते हो ना, बाद में आप ख़रीद सकते हो। नहीं, इस तरह आता है कि मिसाल आपका नाम क्या था? रियाज़ अहमद blogspot.com, ठीक है। फिर जब आप ख़रीद लेते हो ना, फिर आप हो जाएगा riazahmed.com, फिर blogspot बीच में से हट जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो, ख़रीद सकते हो इसको। अच्छा, इसमें सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, वो होगा साइन अप। ज़रा सा मैं बिल्कुल आपको ज़रा सा चलाता हूँ हल्का हल्का, ठीक है। साइन अप आपने कर दिया, फिर साइन अप करने के बाद आपको इसमें बनाना पड़ेगा कि क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको इसमें आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ इसके अंदर। मैं मैडम को आज कहूँगा अभी कि आप सबको इंशाल्लाह बता दें। ये यहाँ पे आप लोग ज़रा देखें, आप सबको नज़र आ रहा है? स्क्रीन तो है ज़रा सी बड़ी है। बोला यार नन वो तो ब्याह हुए मैम था सबा दिया अभी इंशाल्लाह। टू ना, इसके अंदर कुछ थ्योरी नहीं है। इसके अंदर अभी अगर यहाँ पे स्क्रीन कनेक्ट होती ना, तो मैं आपको सारा कुछ स्क्रीन पे बता रहा होता। अच्छा, अब नहीं फ़ायदा तो है, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि अभी अगर स्क्रीन होती ना, तो ये सारा कुछ मैं आपको स्क्रीन पे कर रहा होता। वो यार स्क्रीन है, ये पड़ी हुई है, ये खामोश इसलिए क्योंकि इसकी तार नहीं है HDMI की। तो अगर तार ला सकते तार लिया, आपको मैम पे कर देगी। अगर किसको करना आता है, कनेक्ट करना आता है, तो आके कर ले कनेक्ट। VGA ज़रा चेक कर लो ना, देखो अगर HDMI तो है, VGA का मुझे नहीं पता। नहीं केयरलेस नहीं है, अपने को काम होंगे खैर हो जाएगा, आप गम मत करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये ज़रा आप लोग देखो। अच्छा, यहाँ पे इधर जब आप इसमें अकाउंट बना दोगे ना ब्लॉग में, ये आपके सामने कुछ आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। दिस वन इज़ द न्यू पोस्ट। जब भी आपको कोई ब्लॉग लिखना हो ना, कीवर्ड्स आपने सर्च कर लिए, ब्लॉग अगर आपने लिखना हो ना, तो इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आता है स्टैट्स मतलब क्या होते हैं? स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात,
स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात उसे कहते हैं, ग्राफ कितने, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका कमेंट्स। अगर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए 10-15 कमेंट्स आ रहे हैं, 100-150,000, तो कमेंट्स पे चेक करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अर्निंग्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, अर्निंग्स। अच्छा, जब आपकी ब्लॉग रैंक कर जाती है, ठीक है, इसके अंदर, तो ये जो अर्निंग्स का टैब्स है ना, इस पे जाएंगे, इसके अंदर आप लोग जाएंगे, मैं आपको बता भी देता हूँ। खैर सर ये बताएं कि जो ब्लॉग हम बना रहे हैं, ये देखें, इसको मॉनिटर करती है? हाँ, गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती है? बिल्कुल कर सकती है, चाहे हम तनकीदी चीज़ देखें, लेकिन देख सकती है, कर सकती है मॉनिटर, लेकिन डीमोनेटाइज या बैन नहीं कर सकती जब तक कि गूगल खुद ना चाहे। अच्छा, हाँ, गूगल खुद ना चाहे। जैसे इमरान खान ने अपने वक्त में फ़ेसबुक को हुक्म दिया था कि मेरे ख़िलाफ़ जो पोस्ट करें ना फेसबुक पे, आप उसको उड़ा दें, तो फेसबुक ने उसे कहा था कि अपना काम करो, ठीक है। हमारी पाकिस्तान की सारी जीडीपी मिला के भी फेसबुक के उसका 10% नहीं बनता फेसबुक का, ठीक है, तो बैन नहीं कर सकती। ज़्यादा यही कर सकती है कि सारा का सारा जो नेटवर्क होता है उसको बैन कर लेगी। वो कर भी ले तो क्या फ़ायदा, VPN लगा के लोग ऐसा करें कि जो तनकीद भी हो लेकिन हमारा नाम भी बीच में पकड़ ना हो। वो तो नहीं पकड़ होती है, IP एड्रेस होती है, लेकिन ऐसे इनडायरेक्टली बात करें ना, वो तो आपके ऊपर है ना, आप पे कर सकते हो। हम कह सकते हैं कि खादिम आला ने ये काम किया गलत। ना छोड़ो वो बातें। ये यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्रिएट एडसेंस अकाउंट। एडसेंस अकाउंट जब आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ना, यहाँ पे, उसके बाद आपकी जो भी अर्निंग होगी तो आपके एडसेंस अकाउंट पे आएगी, फिर वहाँ से आप अपनी अर्निंग्स को विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है पेजेस। इंटरफेस है ये एडसेंस अकाउंट के जरिए से आगे। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे आता है जो इसके बाद है, वो आपका आता है पेजेस। पेजेस क्या होते हैं? वेबसाइट है, ठीक है, एक पेज, फिर इसका एक और पेज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, तीसरा पेज भी ऐड कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप चाहो ऐड कर सकते हो। अच्छा, पेजेस बिल्कुल दे सकते हैं, आप लिंक्स भी दे सकते हैं और पूरा का पूरा डॉग अपलोड कर सकते हैं। यस, वर्ड में से भी। अच्छा, इसके बाद आता है आपका लेआउट। जो भी वेबसाइट होती है ना, उसका एक लेआउट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। उसमें टैब्स होते हैं, नेम, अबाउट अस, वो फलां, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप अपनी टैब की चेंजेस कर सकते हो। इसमें फ़िलहाल इतना डिटेल मत जो, फ़िलहाल आप लोग इस तरह करो कि न्यू पोस्ट पे आओ और कंटेंट अपलोड करो आप लोग। अच्छा, कीवर्ड्स से सर्च करो, कंटेंट अपलोड करो, मुझे बताते जाओ साथ साथ कि आप लोगों ने क्या किया। बाकी इंशाल्लाह ब्लॉग किस तरह बनाते हैं और इसकी थीम्स किस तरह डिज़ाइन करते हैं, इसके अंदर अपनी थीम्स हैं, बहुत सारी थीम्स हैं, अपनी पिक्चर्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो मैं तुम लोगों को टैब्स बनाना, थीम्स डिज़ाइन करना, सारा कुछ मैं बता दूंगा। और सर इसमें जो आप थीम वगैरह का कह रहे हैं, मतलब उसमें थीम चेंज करना चाहते हैं, डिस्प्ले वगैरह, बिल्कुल होता है चेंज। अपलोड अलग से मिलते हैं? अपलोड अलग से भी मिलते हैं, पेड भी मिलते हैं, पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, अलग से भी मिलते हैं, और इसके अंदर अपने भी होते हैं। तो जो सा चाहो ना, आप कोई भी प्लगइन हो तो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कि आप लोगों की हैंड्स ऑन प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। किसी को सर्च करना हो तो, मतलब किसी का ब्लॉग सर्च करना तो गूगल में सर्च करेंगे, एक ब्लॉगर गूगल, क्योंकि ये तो गूगल का प्रोडक्ट है ना, गूगल है ना। लेकिन सर उसने मैंने किसी के मोबाइल से अपने आप को सर्च किया, आया नहीं। आपने जो डोमेन अपनी सही लिखोगे, फुल डोमेन लिखोगे अपनी, क्योंकि आपने फुल डोमेन लिखी थी नहीं, आपने अपने ब्लॉग को वो किया था नहीं, वो मैं शायद आप लोगों को फिर बताऊंगा। इसके अंदर एक वो होता है कि आपने अपने ब्लॉग को, एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन किया था आपने? अच्छा, ऑनलाइन आपने, ऑनलाइन करना ज़रूरी होता है, कोई भी ब्लॉग हो, कोई भी कंटेंट, उसको ऑनलाइन करना ज़रूरी होता है। सर आपने क्या कहा, जैसे आपने इसको रियाज को बताया कि ये riaz.com हो जाएगा, तो कैसे ब्लॉग स्पॉट कैसे रखते हैं? ब्लॉग स्पॉट का तरीकाकार ये होता है कि फिर आप इसे बाई कर लेते हो उनसे, परचेज़ कर लेते हो, आप पेड ख़रीद सकते हो। इसलिए तो सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया कि ये इसका ज़रा इंटरफेस आसान है ना। इस तरह मज़ीद भी हैं जो आपको फ्री देते हैं। हाँ, blogspot.com से ही जाना पड़ेगा आपको, जब तक कि आप फ्री यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा, थोड़ा सा आखिर में आते हैं हम लोग, जो हमारे पास बच गया है इसके अंदर जो लाश है,
ये आप लोग यहाँ पे देखो, ये इंशाल्लाह मैं आपको दे भी दूंगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक छोटा सा कंक्लूजन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सर्च इंजन जो होता है ना, ये इंतहाई हार्ड और ट्रेमेंडस जॉब होती है और मुख्तलिफ पज़ल्स हैं उनको आपस में जोड़ना होता है। जिक्सा पज़ल होता है ना, पज़ल्स को आपस में आपने जोड़ना होता है। तो मेन चीज़ ये होती है कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो इतनी फैसिनेटिंग अगर नहीं हुई और इतना अच्छा कंटेंट उसका ना और इतने अच्छे कीवर्ड्स नहीं हुए तो वो मुश्किल है कि वो रैंक कर पाए, ठीक है ना। और एक दो ब्लॉग से नहीं होगा, कम से कम आपको क्वांटिटी में अपलोड करेंगे तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रैफिक जनरेट होनी शुरू होगी और होगी, लाजमन होगी। अच्छा, ये हो नहीं सकता है कि आप कंटेंट बना रहे हो और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिल रही है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको लाजमी मिलती है, ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ। कोशिश करें कि पेट पे मत जाएं, पेट पे चले गए तो फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है ना। तो जितना ऑर्गेनिक आप लोग करेंगे ना काम, उतना आप लोगों की ज़्यादा अच्छा होगा। इससे ये होगा कि आप लोगों की एसईओ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये सिर्फ ये नहीं कि ब्लॉग बनाएं आप लोग, नो, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आप लोग कीवर्ड सर्चेस की प्रैक्टिस जो है वो हो जाए आप लोगों की, ठीक है। जब कीवर्ड्स पे आप लोग जान समझा लेते हैं ना, फिर प्लेटफॉर्म जड़ा भी होवे छा जाओते, ठीक है। समझ आ गई आप सबको? अच्छा, कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन आंसर्स? ये बहुत सारे वेबसाइट्स बताते हैं कि फॉरेनर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं रेदर देन पाकिस्तान में रहने वाले। नहीं समझ आई मुझे, क्या? हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स बताते हैं जो शॉर्ट्स में भी आ रहे होते हैं, जो बायर उनको वाले को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब भी हम उस पर अप्लाई करते हैं पाकिस्तान वालों को नहीं आ रहे होते, बाहर के होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपकी जो रीच है ना वो कहाँ तक डिफ़ाइन है, ये बड़ा मैटर करता है। अब मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ ना, तो मैंने दुबई में ऐड लगाया है तो उनको तो नज़र आ रहा है, लेकिन जब वो सर्च करेंगे तो उनको मैं नहीं नज़र आऊँगा। तो मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ एक्चुअली, तभी उनको नज़र आ रहा है। जी, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान में ऑफिसेज़ नहीं हैं इनके, मेन ऑफिसेज़। इमरान खान ने एक अच्छा काम ये किया था कि अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट यहाँ पे खुलवाया था, आईटी। वो गूगल का ऑफिस यहाँ पे लाने चाहिए, क्योंकि छोड़ा नहीं है उसने उसको। तो अगर वो आ जाता गूगल का ऑफिस तो ये अर्निंग के चांसेस आपके बढ़ जाते। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इस वजह से, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके लिए। अच्छा, कोई और किसी का सवाल तो मुझसे पूछ सकता है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अच्छा, ये एक आखिरी चीज़ बस मैं बताता हूँ, गूगल ट्रेंड्स जो है ना, इसको आप लोग इस्तेमाल करें अच्छा कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। और ये इंशाल्लाह मैं, और जिसके पास मेरा नंबर नहीं है वो काइंडली फिर मुझे एक मैसेज कर दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मेरे साथ यहाँ पे है, ठीक है ना, वो काइंडली मुझे अपने नेम बता दे। मैडम आपसे शुरू कर लें। आप यहीं पे पढ़ना चाहती हैं, मतलब सेकंड शिफ्ट में? सही है, आपके लिए कोई मैटर नहीं। आप अपना नेम मुझे बताएं। अच्छा, सेकंड में? अच्छा, हाँ, करिश्मा अहमद। जी मैम। नूरानी एहसान अल्लाह। फातिमा इमरान। जी मैम। हादिया। फुल नेम क्या है आपका? नहीं समझ आई, क्या क्या? अरिश्मा। अच्छा, ठीक है मैम। आमना बीबी।
मैम आप अभी यहीं पे कि आप फर्स्ट शिफ्ट में अपने को ट्रांसफ़र करेंगी? सर मॉर्निंग की हो गई तो ट्रांसफर पे जब तक नहीं है तो यहाँ पे, लेकिन अभी आप मुझे वो ना करें सर, अगर मुझे मॉर्निंग नाम मुझे फिर बता दें। सहर अनम। अगर मैं मॉर्निंग में ना सेटल के सर फिर मुझे एक घर वापस आना। ओके मैम, सही है। भाई आपका नाम? रहीम अब्बास। आपका क्या नेम था? आप यहीं पे ना सेकंड शिफ्ट में ही हैं आप? अब्दुल बासित। अच्छा, अगला। ओके, थैंक्स। अगला शावेज खान अफरीदी। अगला नबील अफरीदी। जी नेक्स्ट हमीदुल्लाह। नेक्स्ट खिज़र खालिद। एंड अहमद अफजल। सेकंड शिफ्ट में ही है ना आप? नेक्स्ट फैसल मसूद। जी अगला सर, आपका नाम? नहीं अगला, सॉरी। एहतिशाम। अच्छा, आप अपनी शिफ्ट नहीं चेंज करना चाहिए क्योंकि आज भी आप लेट आए हैं, काफ़ी लेट आए हैं आप। फिर कौन था वो लेट यहाँ पे जो आखिर में आया था? एक आप। अच्छा, आपका क्या नाम था? एहतिशाम मुलाक। अच्छा जी। अच्छा, कोशिश करें टाइम पे आ जाएं यार आप लोग। रियाज खान। रियाज अहमद सलाज़िम। ये इतना बड़ा नाम है, बस रियाज अहमद मैंने लिख दिया, ठीक है। अगला तनवीर खान। बस यही 20 लड़के हैं आप लोग, टोटल 20। सहर अनम जो है ना, आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फिर आप मुझे बता दें फिर, ठीक है? ठीक है, देख लेना, अगर उधर नहीं हुआ तो ना आपको। सही है मैम, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट मैंने आपको कर दिया, ठीक है मैम? किस चीज़ का लिंक? जी अच्छा। मैम ये सब वो कर रहे हैं स्क्रीन का, ठीक है सर। बॉयज़ है ना, तो वो कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे ना, उनके लिए अलग से वो बनाता है। तो अगर वुमेन में भी वही है जो महंगे प्रोडक्ट वहाँ से लेके सेल करती है, तो उनको मैं वही प्रोडक्ट सस्ते में दे दूँ। अगर मैं ग्रुप करूँ तो आप लोग का ग्रुप बन के मैं आपको प्रोडक्ट दे दिया करूँ। यार मुझे तो ना इन्वॉल्व करूँ इन सारे मामलों में, हेडेक है। ठीक है, बाकी ये कि मैं पूछ लेता हूँ इनसे, ठीक है ना?
तो फीमेल्स को तो ना फ़िलहाल इन्वॉल्व करो, बॉयज़ में आपस में आप लोग कर लो, ठीक है। फीमेल्स का मसला होता है ना, हम नंबर नहीं एक्सक्लूड कर सकते। नहीं ग्रुप में तो आजकल ये है कि जैसे एडमिन हो ना सिर्फ वही शो होगा, बाकी मेंबर्स नहीं, उस ग्रुप में तो हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी ये काम। ये वाली नहीं। अच्छा, एक और आ कहते हैं आप लोग अलग से ग्रुप बना उसमें रहे सिर्फ एडमिन का नंबर शो होगा और बाकी का नहीं होगा। पहले सीख लो, तो ये सीख लो तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं सर। अच्छा, ऑलरेडी सेल कर रही सेल है। कर रहे हैं ना, तो ये महंगे उसमें सेल कर रहे हैं, मैं क्या रहा हूँ सस्ते उसमें। अच्छा, ये यार बंद, ये ज़रा बंद कर दे रिकॉर्डिंग।